चलिए अभी हम लोग जो डीसी है, डीसी का थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या क्या रहता है। ठीक है, ये यूज करना तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, बटन्स का क्या क्या काम है कैसे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक Redmi 9 प्राइम मॉडल है, इस मॉडल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब कि तो हाँ, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी डीसी को ही देख लेते हैं कि डीसी को आप लोगों को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो 3 स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको डीसी पर। ठीक है, एक ये स्क्रीन है, एक ये स्क्रीन है और एक ये स्क्रीन है, 3 स्क्रीन है। कुछ डीसी पावर सप्लाई ऐसी मिलेगी जिसमें तीसरी स्क्रीन नहीं आएगा, खाली क्या आएंगे, 2 स्क्रीन आपको मिलेंगे। हो सकता है ऊपर नीचे दिखा रहे हैं, साइड में दिखा रहे हैं, बट 2 स्क्रीन तो आपको हर एक डीसी पावर सप्लाई में मिलता है। पहला जो स्क्रीन होता है वो वोल्टेज का होता है, दूसरा स्क्रीन वो एम्पेयर का होता है। अगर तीसरा स्क्रीन आता है तो वो वाट का होगा फिर। ठीक है, एम्पेयर मल्टीप्लाई वोल्टेज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो जो भी इन पर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर यहाँ पर वाट में शो करवाया जाता है। ठीक है, तो वो हमें देखने की जरूरत नहीं है, बैटरी कितना स्पीड से चार्ज हो रहा है कैसा, वो उसके लिए हमारे इतना ज्यादा काम नहीं आएगा। बट इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन आपके पास ये रहने वाला है, एम्पेयर वाला, जिस पर एम्पेयर रहे, क्योंकि वोल्टेज तो हम लोग फिक्स करेंगे, बट एम्पेयर का मतलब होता है कि मोबाइल जितना लोड ले रहा है उतना यहाँ पर शो करेगा। और ये एम्पेयर होता है, यही एक डीसी रीडिंग होती है। एम्पेयर का जो रीडिंग जाता है ना, एम्पेयर कितना ऊपर नीचे गया है, उसी को डीसी रीडिंग बोलते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे अलग अलग का शॉर्ट वोल्टेज से क्या क्या हमें ये शो करता है। तो ये स्क्रीन का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोगों को जब भी डीसी परचेज करते हैं तो डीसी परचेज करते टाइम आपको देख लेना है, यहां पर देखो लिखा है 0 से 30 वी, मतलब कि 30 वोल्टेज तक का ये डीसी पावर सप्लाई है। फिर आगे लिखा है 0 से 5A, मतलब कि 5 एम्पियर तक मैक्सिमम दे सकता है। अभी कुछ डीसी पावर सप्लाई ऐसी आ गई है जिसमें वोल्टेज तो 30 ही रहेगा, बट एम्पियर आपका क्या हो गया है, 10 एम्पियर तक आ गई है। कुछ डीसी पावर ऐसी है जिसमें 6 एम्पियर का आता है और कुछ 10 एम्पियर की आ गई है। तो आप लोग लेना चाहें तो 10 एम्पियर वाला ले सकते हैं, बट अभी प्राइस आपको डबल पड़ेगा उसका लगभग। अगर ये डीसी पावर सप्लाई 4000 का आ रहा है तो वो लगभग 7,500 से 8,000 रुपए के आसपास आएगा। ठीक है, बट आपको लेना पड़ेगा इन फ्यूचर, क्योंकि अभी कुछ मोबाइल ऐसे आने लग गए हैं जो कि 5 एम्पियर पर ऑन नहीं होते हैं। अब वो 5 एम्पियर पर ऑन होते ही नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी 10 एम्पियर का डीसी पावर सप्लाई लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ 6 पॉइंट कुछ एम्पियर पर ऑन होंगे। तो इसके लिए अगर बजट हो तो 10 एम्पियर का ही लो, और नहीं तो फिलहाल के लिए 5 एम्पियर ले सकते हैं। ठीक है, अब 5 एम्पियर में लेंगे तो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कोराड की डीसी पावर सप्लाई लेनी है, आपको जो सुटेबल लगे वो लेना है। ठीक है, सुगुन का भी अच्छा आता है, सुगुन का देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा दिखेगा आपको। और दूसरा क्या है, सुगुन के जो सुगुन वाला जो आएगा उसमें आपका ये जो 6 यूएसबी पोर्ट रखा ना ऊपर की तरफ, यहाँ पर तो 6 यूएसबी पोर्ट रखा ऊपर की तरफ, ये 6 यूएसबी पोर्ट भी क्या होगा, इसी डीसी पावर सप्लाई में ही मिलेगा आपको साथ में ही। ठीक है, बट वो डीसी पावर सप्लाई ये 4 की आ रही है, वो लगभग 5,500 के आसपास मिलेगी आपको। तो अलग अलग लेना चाहो तो ये 800-900 रुपए का 6 यूएसबी पोर्ट आ जाता है, और 4,000 3800 3700 या 3800 रुपए की डीसी पावर सप्लाई मिलेगा आपको मार्केट में। ठीक है, इससे ज्यादा मिल रहा हो तो फिर आप लोगों को सोचना थोड़ा सा, 150 ऊपर नीचे हो तो कुछ सोचना नहीं है उसके लिए। ठीक है, दूसरी जगह से मंगवाओगे इतना कोरियर चार्ज लग जाएगा वो, है ना, तो वो चीज का। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखो नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है, सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखो 3 होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें से रेड वाला पॉजिटिव वायर का होता है और ब्लैक वाला नेगेटिव ग्राउंड का होता है, और एक ग्राउंड लिखा है ये अर्थिंग के लिए। तो शॉप पर अर्थिंग हो तो हम लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि कभी हम लोग इक्विपमेंट के ऐसे टच करते हैं तो हमें वाइब्रेशन महसूस होता है। वो वाइब्रेशन क्या है, वो जो वाइब्रेशन हो रहा है वो अगर अर्थिंग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका वो 0 हो जाएगा, वो वाइब्रेशन नहीं होगा ऐसे। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बटन है जो कि ऑन ऑफ का बटन है, ये पूरी मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर बटन 4 बटन दिखाई दे रही है, M1 M2 M3 M4। ठीक है, M1 M2 M3 M4 ये 4 चैनल सेट कर सकते हो आप इस पर, मतलब कि आप अलग अलग काम करने के लिए 4 चैनल सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर M1 पर आते हैं। ठीक है, M1 पर मैंने सेट कर रखा है 4.2 वोल्टेज और 3.5 एम्पियर। यहाँ पर देखो 4.2 वोल्टेज और 3.5 एम्पियर। अगर मुझे इसे चेंज करना है तो यहाँ पर देखो एक बटन दिखाई दे रही होगी आपको, इस वाली बटन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखो यहाँ पर ब्लिंक करने लग गया, और अगर एक बार और क्लिक करूंगा तो इधर वाला ब्लिंक करने लग जाएगा।
अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर 4.2 वोल्टेज है और मुझे यहाँ पर करना है 4 वोल्टेज, तो ये राउंड वाली बटन है ना, इससे मैं घुमाकर कम या ज्यादा कर सकता हूँ जितना भी। तो मैं यहाँ से 4.0 वोल्टेज कर लेता हूँ, वैसे आपको रखना है 4.2 वोल्टेज। इसके बाद में एम्पेयर को अगर कम ज्यादा करना हो तो यहाँ पर देखो वापस से यही बटन दबाएंगे और यहाँ से एम्पेयर को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 3.5 एम्पेयर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मोबाइल 3 एम्पेयर पर भी ऑन हो जाता है, आप 3 भी रख सकते हैं, ठीक है। मोबाइल 3 एम्पेयर पर भी ऑन हो जाएंगे, 3 भी रख सकते हैं, बट हम लोग थोड़ा मैक्सिमम रखते हैं, जिससे क्या है कि कहीं पर भी अगर शॉर्टिंग वगैरह हो, कुछ भी हो, तो जल्दी से हम लोगों को पता चल जाए। तो यहाँ पर हमने ये सेट कर दिया 4 वोल्टेज और 3.5 एम्पेयर। अब किस पर चैनल पर सेट करना है, M1 पर। तो ये M1 वाली बटन दबाकर रखो, एक हल्का सा बीप का आवाज आएगा, हल्का सा बीप का आवाज आया, इसका मतलब कि वो M1 पर सेट हो गया। अब M2 चैनल पर आएंगे, M2 चैनल पर आएंगे तो यहां पर मैंने सेट कर रखा है 7 वोल्टेज और 2.5 एम्पेयर। ये आप अगर बैटरी को बूस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए काम आएगा आपको, ठीक है। इसके बाद में M3 चैनल जो है, M3 चैनल मैंने रेंडमली छोड़ रखा है। जब भी मैं शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी चेक करना हो तो क्या है, मुझे कम ज्यादा करनी पड़ती है वोल्टेज एम्पेयर, तो क्या करेंगे, M3 पर आकर काम करेंगे, ठीक है। और M4 अगर आप यूज करते हो तो आप लैपटॉप अगर रिपेयर करते हो तो उसके लिए यूज कर सकते हो M4। यहाँ पर 19 वोल्टेज और 4.5 एम्पेयर मैंने सेट कर रखा है, ये लैपटॉप के लिए होता है। अगर लैपटॉप रिपेयर करते हैं तो लैपटॉप के लिए 19 वोल्टेज और 4.5 एम्पेयर हमें सेट रखना पड़ेगा वहां पर। अब आपको जब भी आप मोबाइल को ऑन कर रहे हो तो सबसे पहला चीज ये देखो कि ये डीसी पावर सप्लाई पर आपके पास में 4.2 वोल्टेज और 3.5 एम्पेयर है कि नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास में ये एम्पेयर है, यहाँ पर 19 एम्पेयर है, 19 वोल्टेज है और 4.5 एम्पेयर है। अब गलती से आपने ये बटन दबा दी, ये ऑन ऑफ का बटन है, अभी खाली मशीन ऑन हुआ है, आउटपुट नहीं दिया इसने, बट ये बटन दबा दी और अगर यहां पर मोबाइल कनेक्टेड है तो मोबाइल गया अब, ठीक है। अगर मोबाइल आपने कनेक्ट कर रखा तो मोबाइल गया अब, क्योंकि मोबाइल का जो बैटरी कनेक्टर है वो 4.2 वोल्टेज के अकॉर्डिंग है और आप कितना वोल्टेज दे रहे हो उस पर, 19। नहीं, ओईपी तो चार्जिंग में काम करेगा ना, ये तो वीबेट से सीधा चार्जिंग आईसी में जाता है। अब वीबेट से चार्जिंग में गए तो चार्जिंग आईसी, अब चार्जिंग आईसी बोलती है मुझे इनपुट में कितना चाहिए, 4.2 वोल्टेज, और हम लोग कितना दे रहे हैं, 19, तो गड़बड़ होगा। लाइक ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, आईसी भी खराब हो जाए, नहीं अंदर का ट्रैक भी जल सकता है आपका। ऐसा ही काम हम लोग क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, हम लोग सोच रहे हैं इसी वायर में एसी लाकर लगा दें। अब एसी लगा तो दिया, बट जैसे एसी को ऑन करोगे तो क्या होगा, वायर जल जाएगा, वायर जलेगा पूरा, क्योंकि ये वायर पतला है। ये किसके अकॉर्डिंग है, फैन के अकॉर्डिंग, जितना वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग। एसी के लिए क्या चाहिए, हमें हाई एम्पेयर का वोल्टेज चाहिए, हाई एम्पेयर का वायर चाहिए, इसलिए वायर मोटा होगा। चार्जिंग वाले में देते हैं तो उसमें हाँ ओईपी खराब होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर M1 पर सिलेक्ट करना है और फिर 4.2 वोल्टेज और 3.5 एम्पेयर रखना है। उसके बाद में ये स्क्रीन पर दिखे तभी आपको ये बटन दबाना है। इससे देखो अभी ऑन हो गया, अब ये वोल्टेज आगे जाना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर लोड कितना ले रहा है, 0.002। ये 2 क्यों ले रहा है, क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं केबल, उसमें क्या है, देखो यहाँ पर एक एलईडी लाइट लगा हुआ है, इस लाइट का लोड है। अगर किसी बूट केबल में लाइट नहीं लगा हुआ मिलेगा आपको तो उसके अंदर क्या रहेगा, हमारे पास में 0, उसके अंदर क्या रहेगा, 0 रहेगा, कुछ भी यहाँ पर नहीं शो करेगा, 0 शो करेगा। अब जब हम लोग मोबाइल को कनेक्ट करते हैं और मोबाइल को कनेक्ट करने पर ये एम्पियर ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाता है। अगर यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4, 5, 6, 7 तक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। बट ये गया यहाँ पर 50, 60, 70, 150, 200, 1500, 2000 कुछ भी गया, तो इसका मतलब क्या है, मोबाइल में कहीं की शॉर्टिंग है। इसके बाद में हम लोग नीचे की तरफ बटन्स देख लेते हैं और यहाँ पर 1, 2, 3 बटन बच गए। पहले बटन पर लिखा है हमारे पास में, देखो यहाँ पर लॉक, इसके नीचे क्या लिखा है, लॉक। अगर आप एम्पेयर और वोल्टेज को लॉक करना चाहते हो तो ये बटन दबा दो, यहां से देखो एम्पेयर लॉक हो गया आपका। अब आपने जितना एम्पेयर सेट कर रखा उतना ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा, तो लॉक हमें करना नहीं है। इसके बाद में हमारे पास में क्या लिखा है, देखो ओसीपी। ओसीपी का मतलब है ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन। अब मान लीजिए कहीं पर ओवर करंट यूज होगा, मतलब कि शॉर्टिंग होगी तो ओवर करंट यूज होगा, अब वहां पर ये प्रोटेक्ट करेगा, मतलब कि वहां पर क्या करेगा, मशीन को वापस से बंद करेगा, वोल्टेज भेजना बंद कर देगा। हम तो ये चाहते ही नहीं,
हम तो चाहते हैं जहां पर सॉर्टिंग है वहां पर वोल्टेज जाए, अगर वोल्टेज जाएगा तभी तो पार्ट्स गर्म होगा, अदरवाइज पार्ट्स गर्म नहीं होगा। इसके बाद में ओवीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, तो ये बटन हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर दो बटन है खाली, ये एरो के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर किया, ये ब्लिंक कर रहा है, अब मुझे इस वाले पर दबाना तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा, ऐसे देखो, ठीक है, ये आगे पीछे करने के लिए खाली, ठीक है। तो ये हम लोग चेंज करेंगे उस टाइम हमें जरूरत पड़ेगा, कुछ भी चीज चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बटन्स का समझ में आ गया, सारा बटन्स का क्या है। आपके पास में कोई भी डीसी पावर सप्लाई हो, हर डीसी पावर सप्लाई में सेम ही चीज मिलती है, ठीक है। किसी में चैनल कम हो सकता है, किसी में चैनल ज्यादा हो सकता है, ठीक है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। किसी में हो सकता है ये बटन घुमाने वाला दे दिया, किसी में वैसे बटन दे दिया जिससे हम लोग कम ज्यादा करेंगे, ठीक है। चीजें वही मिलेगी बट डिजाइन थोड़ा चेंज होगा, बस खाली, कुछ और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं, हमारा जो पॉइंट था कि आज हम लोग डीसी पावर सप्लाई को चेक करते हैं, वही डीसी कैसे कैसे हमें दिखाएगा एम्पीयर। तो यहां पर मैंने देखो, यहां पर हम लोग इसमें आ गए, Redmi 9 Prime मेरे पास मॉडल है, और इसमें सबसे नीचे देखेंगे तो वोल्टेज का एक ऑप्शन है। वोल्टेज में देखो क्या लिखा है, सीपीयू वोल्टेज लिखा है, इन आउट वोल्टेज लिखा है, और यूएफएस वोल्टेज यूएफएस या एमएमसी जो भी लगा रहेगा उसका वोल्टेज है। मतलब कि सीपीयू को ऑन होने के लिए ये वोल्टेज चाहिए, सीपीयू के लिए कौन से वोल्टेज चाहिए, ये बस। इसके अलावा हम लोग जब पावर पढ़ रहे थे तब तो बहुत सारे वोल्टेज देखे थे हमने, वो बहुत सारे वोल्टेज किसके पास जाएंगे, कोई दूसरे सेक्शन के लिए। सीपीयू को क्या चाहिए, बस इतने वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर एलडी और बक सारे आ गए इसमें। इसके बाद में स्टोरेज अगर ऑन करना है, हमें ईएमएमसी देखना है, तो ईएमएमसी के लिए यहां पर ईएमएमसी को ऑन होने के लिए मैंने बताया 2 वोल्टेज चाहिए, तो 2 वोल्टेज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर लाइन 5 मिली है, बट 5 में से वोल्टेज कौन से हैं, एक ये है VIU18 जो कि सीपीयू को भी चाहिए होता है, और दूसरा क्या है VEMC जो कि 3.0 वोल्टेज। तो एक 1.8 वोल्ट मिलेगा और एक 3.0 के लगभग वोल्टेज मिलेगा। बाकी जो पिंस है यहाँ पर हम लोग देखेंगे CMD, CLK और डाटा की लाइन है। ये तीनों पिंस आपका जब ISP जंपर करोगे उसमें काम आने वाली है आपको। जब हम लोग एक दिन हम लोगों ने एमएमसी निकालकर हम लोगों ने प्रोग्रामिंग देखा था, एक हमारा काम होता है कि आप यहाँ पर जंपर मारो और उस बॉक्स से कनेक्ट कर FRP हटाना हो तो हटा सकते हो आप। कुछ मॉडलों का FRP अनलॉक टूल से नहीं हटेगा, अब नहीं हटेगा तो आपको ये जंपर मारने पड़ेंगे, ठीक है। ये जंपर मारेंगे 1 2 3 4 5 और 1 ग्राउंड, 6 जंपर आप मारेंगे और सॉफ्टवेयर के साथ में कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद में या फिर कनेक्ट करने से पहले आपको चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा, विदाउट चार्जर नहीं होगा। बताओ कुछ कंफ्यूजन। नहीं, VCC और VCC-Q में क्या रहेगा आपके पास में, अगर आपका कनेक्ट नहीं होगा तो आपको फिर मारना ही पड़ेगा उसमें जंपर, ठीक है। क्योंकि हमारा स्टोरेज को क्या चाहिए, हमारे स्टोरेज को ये वोल्टेज चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, हमारा बॉक्स जो होता है वो बॉक्स से वोल्टेज दे देता है कनेक्टिविटी में, तो काम कर जाता है, बट अगर नहीं काम किया तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ स्टेबल आता है, ठीक है। तो ये तो आपको देखना है कि भाई आपका बॉक्स से अगर मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा हो तो आपको मारना पड़ेगा, अगर कनेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट कनेक्ट करें, वो तो आपको देखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये जंपर मारने के बाद भी कनेक्ट नहीं होता मोबाइल, तब आपको चार्जर भी कनेक्ट करना पड़ता है साथ में, बिना चार्जर के नहीं कनेक्ट होगा फिर। तो ये सब चीजें हम लोग जब अलग अलग मोबाइल पर करते हैं तब देखते हैं कि भाई नहीं कनेक्ट हो रहा तो और क्या कर सकते हैं हम लोग। बाकी डेटा के लिए 3 हमें चाहिए होते हैं, तीनों जंपर ही मारने होते हैं हम लोगों को। अब ये CLK वाला वही लाइन है जो कि मैंने रिपेयर करते टाइम 9 पॉइंट बताए थे आप लोगों को, 9वां ये वाला है, ठीक है। जो हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे ना, 9 डेड मोबाइल को 9 पॉइंट में कैसे रिपेयर करना है, तो 9वां ये वाला है। तो ये 2 वोल्टेज क्या किसको चाहिए, स्टोरेज को ऑन होने के लिए, ठीक है। बाकी ये सारे वोल्टेज किसको चाहिए, CPU को, ठीक है। अब इसके अलावा किसका रिक्वायरमेंट बच गया, अब देखो हमें मोबाइल को ऑन करना है, तो मोबाइल को ऑन करने के लिए क्या होता है हमारे पास में, पहला चार्जिंग IC, दूसरा पावर IC, तीसरा फिर CPU, रैम और
eMMC स्टोरेज, ठीक है। यही 5 चीज चाहिए। किसी किसी में क्या होता है स्टोरेज और रैम इनबिल्ट रहता है, किसी किसी मर्ज रहता है और किसी किसी में अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है, बस वो देखना आप। तो अब मुझे बताओ कि सीपीयू को और eMMC को वोल्टेज कौन देता है? पावर, ठीक है। और पावर को वोल्टेज कौन देता है? चार्जिंग। और चार्जिंग को कहां से मिलेगा? वीवेट से। भाई हम लोग जब भी चेक करते हैं मोबाइल डीसी से चेक करते हैं तो कहां से चेक करेंगे? वीवेट से। बैटरी कनेक्ट कर कर चेक करते हैं मतलब की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला वोल्टेज कौन सा बना हमारे पास? वीवेट। वीवेट शॉर्ट होता है तो डीसी क्या शो करता है? अगर उसके बाद में वीपीएच शॉर्ट होता है तो डीसी क्या शो करता है? और वीपीएच के बाद में ये जो वोल्टेज सीपीयू के ये सारे वोल्टेज हम लोग शॉर्ट करवाएंगे 1 बाय 1। ये शॉर्टिंग होता है तो हमारा डीसी क्या शो करता है? और इसके बाद में ये स्टोरेज का वोल्टेज शॉर्ट होता है तो हमारा डीसी क्या शो करता है? ये जो भी रीडिंग मैं आपको दिखाऊंगा ये एग्जैक्टली कभी भी सेम नहीं आएगा आपका, थोड़ा अप डाउन होगा, आपको वो अपने हिसाब से समझना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूं तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई चेक कर रहा हूँ और मेरे पास में 3-4 रीडिंग शो कर रहा है। हो सकता है कोई डीसी पावर सप्लाई उसमें 7-8 रीडिंग शो कर रहा हो वही चीज का, तो हम लोग उसे समझेंगे उस चीज को कि भाई इतना हो सकता है, ये इसका हो सकता है, ये इसका हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से एक आइडिया लगेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? वीवेट से, ठीक है। तो यहां पर ये बैटरी कनेक्टर है, ये वीवेट का टेस्टिंग पॉइंट दिख रहा होगा। अब इस टेस्टिंग पॉइंट को अगर आप ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हो तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास में वीवेट शॉर्ट हो जाएगा। अब वीवेट शॉर्ट होने का मतलब ये है कि अब तो मैं तो कर दिखा रहा हूं आपको, बट आपका कहीं से भी वीवेट शॉर्ट हो सकता है। जहां जहां वीवेट जा रहा है वहां वहां आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर वीवेट पर क्लिक करता हूं, ये टेस्टिंग पॉइंट है वीवेट का। अब देखो वीवेट आपका नेटवर्क सेक्शन में जाता है, अगर आपका नेटवर्क सेक्शन में शॉर्टिंग रहा तो भी मोबाइल डेड हो जाएगा। वीवेट आपका कहां पर जा रहा है? देखो ये भी नेटवर्क सेक्शन है, और इसके अलावा हमारा क्या जाएगा? चार्जिंग आईसी, ये चार्जिंग आईसी। तो वीवेट जहां जहां जा रहा है उसमें से कहीं भी शॉर्टिंग रहा मोबाइल आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल डेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर डीसी केबल कनेक्ट कर लेता हूं, डीसी से पहले कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है। तो डीसी को जब भी आप कनेक्ट करते हो हमेशा बंद कर ही कनेक्ट करो, पूरा डीसी नहीं बंद करना। बस मैंने ऑन ऑफ वाला बटन दबाया जिससे क्या डीसी आउटपुट देना बंद कर देता है, ठीक है। मैंने बूट केबल लगा दी, इसके बाद में मैं डीसी को ऑन कर रहा हूं। यहां पर देखो कोई भी ऑटो एम्पेयर नहीं है, और अगर मैं पावर बटन ट्रिगर करता हूं तो हमारा रीडिंग स्टार्ट होना चाहिए 100 के आसपास से, और अगर ये 350-400 तक चला जाता है रीडिंग, इसका मतलब मोबाइल पर लोगो आ गया। इसका मतलब क्या समझेंगे? मोबाइल पर लोगो आ गया, ठीक है। दूसरी बात ये, कुछ कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो कि बिना बीएसआई लाइन के ऑन नहीं होते हैं। कुछ कुछ मॉडल क्या होंगे? बिना बीएसआई के ऑन नहीं होंगे, मतलब कि वो डीसी से ऑन नहीं होते हैं वो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कनेक्टर आगे का बीएसआई वाला जो बीएमएस है वो कनेक्टर कनेक्ट कर उसके ऊपर जंपर मारने पड़ेंगे प्लस माइनस, और उसके बाद में वो कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए तो अभी डीसी को ऑफ कर देते हैं, कोई ऑटो एम्पेयर नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं? वीवेट को शॉर्ट करते हैं। तो एक जंपर वायर ले लेते हैं, और मोटा अगर कहीं पर भी जंपर वायर मारना हो तो सबसे अच्छा जंपर वायर है डिसोल्डरिंग विक, ठीक है। इसमें जो भी वायर आता है वो प्योर कॉपर आता है, तो उसमें क्या होता है? कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया बनती है, मतलब बहुत जल्दी से वो कनेक्ट हो जाएगा। चलिए यहां पर मैंने वीवेट लाइन को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब वीवेट कहीं से भी शॉर्टिंग हो, कोई कैपेसिटर भी खराब हो, कुछ भी हो, आपको डीसी ऐसा ही शो करेगा। अब मैं यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई को ऑन कर रहा हूं, और ऑन करने के बाद में देखो क्या हुआ मेरे पास में? ऑटो एम्पेयर लिया, यहाँ पर फुल ऑटो एम्पेयर लिया, और वोल्टेज अपने आप ड्रॉप हुआ। अगर फुल ऑटो एम्पेयर कभी भी ले आपका डीसी पावर सप्लाई, जैसे यहाँ पर 0-0 रहना चाहिए था ना ऑन करने के बाद में, अभी 0-0 था, अब यहाँ पर क्या शो कर रहा है? 3500। अगर फुल ऑटो एम्पेयर कभी भी हो तो या तो वीपीएच शॉर्ट है या फिर वीवेट शॉर्ट है, दो ही लाइन देखना है, तीसरे लाइन को देखने की जरूरत नहीं है।
और अगर आईफोन होता तो आईफोन में हम लोग एक VDD बूस्ट लाइन भी होता, उसे भी चेक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। वीबेट शॉर्ट होने पर डीसी कैसा रिएक्ट करेगा आपको। अब आपने मोबाइल को कनेक्ट किया और ऐसा आया आपके पास में, तो आप समझ जाओगे क्या देखना में, वीबेट या वीपीएच, बस दो में से एक लाइन चेक करनी है। ठीक है, तो आप कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग खर्चा भर सकते हैं। 50% के आसपास डाउन हो जाएंगे वोल्टेज, हाँ ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी 1.5 तक भी आ जाता है कुछ कुछ मोबाइलों में यहाँ पर। ठीक है, एम्पेयर हाई हो जाएगा। एम्पेयर अगर 1500 से ऊपर गया ना, तो इसका मतलब क्लियर है, या तो वीपीएच या वीबेट, दो में से एक लाइन शॉर्ट है, उसके कारण एम्पेयर इतना जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वोल्टेज क्या करते हैं हम लोग, अब दूसरा वोल्टेज कौन सा चेक करेंगे, वीपीएच। तो यहां पर देखो ये कॉइल है, यहां से निकलता है वीपीएच, यहां से आउटपुट हुआ और देखो पूरे मदरबोर्ड में गया। तो कहीं से भी शॉर्ट करवा लो, अगर वीपीएच शॉर्ट रहा तो हमारे पास में क्या आएगा, कैसा रीडिंग शो करेगा ये देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो पावर आईसी के जस्ट नीचे 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, कोई भी एक करा देंगे। ठीक है, तो यहां पर पावर आईसी की तरफ चलते हैं। तो पावर आईसी के पास देखो 4 कैपेसिटर दिख रहे हैं, 4 में से एक को हम लोग, हाँ वो भाई एक साइड ग्राउंड है, मतलब शॉर्टिंग तभी होगा ना जब ग्राउंड के साथ में कनेक्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को ऐसे लगा देते हैं। इसमें आप लोग ऑन बोर्ड पर एक्सपेरिमेंट करना नहीं तो क्या होता है, मोबाइल डेड भी हो सकता है, लोगो पर भी जा सकता है मोबाइल। ठीक है, बट हम लोग को तो यहाँ पर हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि भाई आपको, मैं ये सारी रीडिंग जो है मैं आपको लिखा भी सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मोस्टली रीडिंग मेरे मुंह जुबान याद है, मैं लिखा भी दूंगा, बट लिखा दूंगा तो आपको ये लगेगा कि यार लिख तो लिया रीडिंग, बट ये आएगा किधर किधर देखना है ना पता। तो इसलिए हम लोग वैसे ऑन बोर्ड पर इसलिए ट्राई करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में क्या शॉर्ट हो गया, वीपीएच। अब मैंने ऑन किया, ऑन करते देखो हाई ऑटो एम्पेयर लिया वापस से, और वोल्टेज पहले की बजाय अभी आपने देखा होगा कि पहले वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो रहा था, अब वोल्टेज थोड़ा कम ड्रॉप हो रहा है। जब भी कम ड्रॉप हो वोल्टेज तो उस कंडीशन में हमारा वीपीएच शॉर्ट होता है, और थोड़ा ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो तो वीबेट शॉर्ट होता है। बट एम्पेयर दोनों में हाई जाएगा, एम्पेयर दोनों में हाई जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब वीबेट और वीपीएच के बाद में अब तो पावर का नंबर है, क्योंकि वीबेट भी बन गया वीपीएच भी बन गया, तो इसके बाद में पावर आईसी अपने वोल्टेज बनाएगी। तो अब हम लोग पावर आईसी के वोल्टेजों को चेक करना स्टार्ट। तो पावर आईसी में सबसे पहले हम लोग सीपीयू के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक साइड से लेना स्टार्ट करते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। यहां पर देखो क्या लिखा है, Vsim2। ठीक है, ये वाला वोल्टेज। तो यहां पर अब इनमें से भी कुछ ऐसे वोल्टेज होंगे आपके जो वोल्टेज शॉर्ट होने पर भी मोबाइल ऑन हो जाएगा। एक या दो वोल्टेज सीपीयू के ऐसे होते हैं जो कि वोल्टेज शॉर्ट होने पर भी मोबाइल ऑन होता है, बट पर्टिकुलर एक फंक्शन काम करना बंद कर देता है। ठीक है, बाकी कोई भी वोल्टेज शॉर्ट होने पर मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो सिंपल एक या दो वोल्टेज मिल सकते हैं आपको ऐसे। ठीक है, तो बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर एक लगा है डायोड, और उसके ऊपर यहाँ पर तो सीपीयू को भी जाता है। बट ये देखो ये वाला कैपेसिटर था ना, तो ये वाला कैपेसिटर देखते हैं। नहीं वो इतने टाइम में यूज हो जाता है, बट हमारे थोड़ी प्रॉब्लम होती है इधर। पता क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्रेशर होता है ना, उसे पता नहीं रहता कितना निकालना है कितना नहीं। अब ये इंजेक्शन में भी हम लोगों ने पीछे वो पता क्यों नहीं लगा कर दे रखे, सारों में लगा कर दे सकते हैं, बट एक बार दबा कर पता चले एक दिन में एक इंजेक्शन खाली हो गया और पूरी टेबल खराब हो जाती है, फिर वो पूरी टेबल पर फैल जाता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यहां पर सिम वाला वोल्टेज हम लोगों ने शॉर्ट करवा दिया। अब देखो यहां पर मैंने पावर बटन दबाया, कोई ऑटो एम्पेयर लिया क्या, नहीं लिया। अब हम लोग पावर बटन दबाएंगे इसका। ठीक है, मोबाइल को ऑन करेंगे, क्योंकि पावर आईसी कब रिएक्ट करती है, जब पावर बटन दबाते हैं। तो पावर बटन दबाने से पहले रिएक्ट नहीं करती। तो यहां पर पावर बटन दबाते हैं।
देखो अगर यहाँ पर ये जा रहा है ना, इतना जा रहा है 150 के आसपास जा रहा है, एक्चुअल में ये यहाँ पर ऑन होता है इस वोल्टेज के बिना, ठीक है। बट ये वाला मोबाइल में क्या हमारे पास में लोगो पर जा रहा है मोबाइल, इसलिए क्या हो रहा है 150 के आसपास जाकर रीडिंग वापस ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये शो किया ना हमें लगभग 120 130 के आसपास, तो समझ जाना उस वोल्टेज के बिना मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है, क्योंकि मैं आपको इसका ऑन का भी रीडिंग दिखाऊंगा, ये ऐसे ही दिखा रहा है। या तो ये Redmi 9 Prime है, या तो ये इसके BMS की वजह से दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग अगर बैटरी पर ऑन करते हैं तो बैटरी पर हमारा लोगो आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज शॉर्ट होने से क्या होगा, हमारा मोबाइल ऑन होगा बट सिम काम नहीं करेगा, सिम में इश्यू आएगा आपके पास में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा वोल्टेज है वो देख लेते हैं। नहीं, गर्म नहीं होगा, ये हम लोगों को मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल ऑन हो जाता है या फिर मोबाइल लोगो पर जाता है तो कोई चीज गर्म नहीं होगा। अगर सिम कार्ड की जो स्लॉट है उस पे नहीं जाएगा तो दोनों सिम नहीं पकड़ेंगे, सिम काम नहीं करेगा। हाँ कोई सर, बस एक चीज है, अगर हमारे पास थर्मल होगा तो हमें पता चल जाएगा। थर्मल में क्या होता है कि जब कंपोनेंट गर्म होगा वो सेंस कर लेता है। ऐसे ये जो लाइनें होती है ना, ये गर्म होती है, बट जैसे ही हीटिंग, जैसे इसको शॉर्टिंग पता चलता है पावर को, पावर क्या करता है मोबाइल को वापस से बंद कर देता है। अब लोगों पर चला गया मोबाइल, पावर बंद कर रहा है, तो हम लोग पता ही नहीं कर सकते गर्म कहां से हो रहा है, ऐसा आइडिया नहीं लगेगा। ये सिम के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पर 1.1 से लेकर लगभग 2.8 या 3.0 तक आता है यहाँ पर वोल्टेज। ये अलग अलग सिम के अकॉर्डिंग कम ज्यादा बनता है यहाँ पर वोल्टेज। तो यहाँ पर हाँ 1.8 वोल्टेज डायरेक्ट दो इस पर, फिर हो जाता है। तो इसके बाद में नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखो इसके ऊपर 2 रजिस्टर लगे, कैपेसिटर लगे हैं, और यहाँ पर क्या आ रहा है मॉडम वोल्टेज। मॉडम जो है वो बक वोल्टेज है, ठीक है। तो ये बक वोल्टेज है, हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। देखो ये जो ऊपर वाला कैपेसिटर है ये वाला है, ये बक हमने पहला बक जो हमने शॉर्ट करा दिया, कोई ऑटो एम्पेयर नहीं है। अब क्या करेंगे, पावर बटन दबाता हूं मैं, और पावर बटन दबाने के बाद में अब देखो क्या रीडिंग शो करता है। ये 57 57 57 फास्ट स्पीड से ऐसा आ रहा हो, तो आपको क्या देखना है, पहला ये चेक करना है कि पावर आईसी अपने बक सारे बना रही कि नहीं बना रही। अगर पावर आईसी अपने सारे बक और एलडीओ बना रही है तो सीधा बिना सोचे समझे सीपीयू रिवॉल्व कर देना। और अगर पावर आईसी का कोई वोल्टेज मिसिंग है तो भी सेम ये रीडिंग आएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग किसको चेक करेंगे, पावर को चेक करेंगे। नहीं बनेगी वोल्टेज, बक नहीं बनेगा। बक या तो बनेगा तो फ्लक्चुएशन होगा, आएगा जाएगा बहुत स्पीड से, नहीं तो बक कोई भी नहीं बनाएगा, ठीक। अगर बक की लाइन में आगे जाके शॉर्टिंग होती है तो सारे बक बनने बंद हो जाएंगे, या वो डिपेंड करता है पावर आईसी के ऊपर, डिपेंड करेगा। बट आपको क्या करना है, आपके पास में 10 से नीचे रीडिंग, 9-10 से नीचे कोई भी रीडिंग आकर जा रही हो पावर बटन दबाने पर, जैसे 5-6 5-6 2-3 2-3 7-8 7-8 ऐसे आकर जा रही हो ना, तो हमेशा चार्जर लगाकर पहले बक चेक करो पावर आईसी के कि सारे बक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर कोई भी बक मिसिंग मिलेगा तो आपको वहीं पता चल जाएगा कि यहाँ पर बक मिसिंग है। और बक मिसिंग है तो सबसे पहला काम ये है, या तो देखो सारे बक मिसिंग होते हैं, सारे बक मिसिंग होते हैं तो हम लोगों ने अभी आइडिया लगाया था कैसे कैसे करना है, ठीक है। बट अगर आपके पास में पर्टिकुलर कोई बक मिसिंग होता है तो फिर आपको पता क्या करना है, आपको उस पावर आईसी का स्कीमेटिक खोलना है। और स्कीमेटिक में हमारे पास में हम लोगों ने जब पढ़ा था, तो मान लीजिए कि हमारे पास में वीपीए निकलना है, वीपीए बक निकलना है, तो वीपीए वोल्टेज के लिए इनपुट क्या मिल रहा है, वीपीएस। वैसे वीपीए को छोड़ते हैं, मॉडम ही बात करते हैं। मॉडम निकलना है तो मॉडम के लिए इनपुट में क्या मिल रहा है, वीपीएच मिल रहा है। बट वीपीएच कौन सी पिन पर मिल रहा है, पिन नंबर, क्योंकि सबके बक के वीपीएच अलग अलग थे वहां पर। तो अब सबके वीपीएच अलग अलग हैं, तो मान लीजिए ये वाले मॉडम को जो वीपीएच ऑन करता है वो पिन ही अगर आपका डैमेज है, वो पिन का कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब कि ये वोल्टेज नहीं बनेगा, सिंगल वोल्टेज नहीं बनेगा, बाकी सारे वोल्टेज बनेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को हटाकर और जो बक नहीं बन रहा है उसको इनपुट में वीपीएच कौन सी पिन पर मिल रहा है वहां पर वीपीएच चेक करना है, वीपीएच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वीपीएच आपको 1 या 2 पिन पर मिलेगा, पहली तो ये चीज। दूसरी ये चीज कि अगर सिंगल बक कोई नहीं बन रहा और वीपीएच भी आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, जब भी बक निकलता है तो बक फीडबैक में वापस आईसी के पास में आता है। जब भी बक निकलेगा तो फीडबैक में वापस, तो आपको क्या करना है,
जिस पिन से बक आउटपुट कर रहा है और फीडबैक का जो पिन है वो दोनों पिन आपस में बजर करनी चाहिए। अगर वो दोनों पिन आपस में बजर करेगी तो इसका मतलब कि उनका कनेक्टिविटी प्रॉपर है, और कनेक्टिविटी प्रॉपर है तो उसका मतलब कि वहां पर बक बनना चाहिए। फिर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा पावर खराब है, पावर रिप्लेस ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला बक हमने देखा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहां पर देखो इसके ऊपर ही एक कैपेसिटर पर क्या है, एसरेम। एसरेम है मतलब ये सीपीयू को ही जाता है वोल्टेज, और ये क्या है, एलडीओ वोल्टेज है अपना। ठीक है, तो ये एलडीओ शॉर्ट होता है या फिर एलडीओ मिसिंग होता है तो फिर हमारा सीपीयू क्या रिएक्ट देता है हमें। ठीक है, तो यहां पर देखो दो कैपेसिटर खड़े हैं, इसमें नीचे ये वाला सेकंड वाला कैपेसिटर है। तो यहां पर देखते हैं ये वाला कैपेसिटर है, तो इस वाले कैपेसिटर पर हम लोग चेक करते हैं। मच्छरों को जैसे मारते हैं बहुत सारे मैं दुकानदार कई बार हम लोग बैठते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ टेक्नीशियन अरे यार एक दो मक्खी उड़ गई, बोले छोड़ ना सीपीयू रिवॉल्व करो बस। मतलब कि वहां पर क्या होता है, सीपीयू के नियर बाय कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा। ठीक है, वो बोलते हैं अरे एक दो मच्छर मक्खी उड़ गई छोड़ो, सीपीयू रिवॉल्व हो गया अच्छे से, देखो नहीं हो रहा, अरे ये खत्म है, ये नहीं होगा रिपेयर अब, क्योंकि रजिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। और सीपीयू के नियर बाय कुछ कैपेसिटर होते हैं, वो कैपेसिटर कहीं नहीं कनेक्ट होते हैं, खाली सीपीयू का एक लाइन निकलेगा और उस कैपेसिटर से कनेक्ट होता है। अब वो कैपेसिटर भी आपने निकाल दिया ना तो भी सीपीयू आपका ऑन नहीं होगा उस कंडीशन में। तो है ना मधु का ये मक्खी मच्छर इंपॉर्टेंट है सीपीयू के नियर बाय। ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज शॉर्ट करवा दिया मैंने। अब कोई भी ऑटो एम्पेयर नहीं ले रहा, ऑटो एम्पेयर नहीं ले रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर बटन को दबाते हैं। देखो क्या हुआ हमारे पास में, लगभग 70 के आसपास जाकर ड्रॉप हो रहा वापस से। अब यहां पर 70 के आसपास जाकर ड्रॉप हो रहा है, बट एक चीज देख रहे होंगे कि बीच में भी कुछ वोल्टेज बन रहे हैं। ठीक है, जैसे बीच में भी कुछ एम्पेयर ले रहा है। 70 से पहले देखो 50 40 50 कुछ लेकर 70 जा रहा है। कुछ कुछ मोबाइलों में ऐसा होगा, कुछ कुछ कंडीशन में आपके पास ऐसा होगा कि यहाँ पर 70 जाकर सीधा ड्रॉप होगा, 70 गया ड्रॉप हो रहा हो, ये 1.8 वोल्टेज शॉर्ट होता है तब ऐसी रीडिंग शो करता है, इसलिए मैंने ये बताया। यहाँ पर 70 के आसपास जाकर ड्रॉप हो रहा है वापस। देखो ठीक है, तो ये एलडीओ शॉर्ट होगा तो इसी कंडीशन आपको दिखाई देगी। सर इसको थर्मल के नीचे लाए, हिट नहीं होगा ये, क्योंकि जो पार्ट्स खराब नहीं होता और जो हम लोग करते हैं वो हिट नहीं होता फिर कभी भी। मतलब इसको हम लोग, ये डैमेज नहीं है अंदर से, हमने क्या किया है, इस लाइन को शॉर्ट किया है। अब लाइन को शॉर्ट किया है तो ये कंपोनेंट तो खराब है ही नहीं, खराब नहीं है तो ये हिट नहीं होगा। हाँ ये हिट नहीं होगा। मैं आपको थर्मल के नीचे भी दिखा देता हूँ, ये हिट नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअल में अगर ये खराब होता, शॉर्ट होता ना तो ये हिट होता, बट अगर ये शॉर्ट नहीं है तो ये हिट नहीं होगा। अभी यहां पर कोई भी देखो कुछ नहीं है, मैं यहां पर पावर बटन दबा रहा हूं। अब ये मैंने पावर बटन दबा दिया, अभी देखो ये पावर आईसी बोल रही है खाली, क्योंकि पावर आईसी क्यों बोल रही है, क्योंकि पावर आईसी की लाइन को हमने क्या कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है। तो अगर कहीं पर भी कुछ नहीं समझ में आए और पावर आईसी ने ऐसा बताया, पावर आईसी को उठा लो और पावर आईसी की पेड वैल्यू चेक कर लो। अब पेड के ऊपर तो बताएगा ना कौन सी लाइन शॉर्ट है, पेड पर तो शॉर्टिंग आएगा कौन सी लाइन शॉर्ट है, तो उससे आपको फिर पता चलता है। बट ये पेड वैल्यू चेक करना काफी लंबा चौड़ा काम होता है, मतलब कि हम लोगों को छोटी सी वैल्यू लगती है, बट 1 घंटा लग जाता है कम से कम उसे चेक करने में। 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा ऐसे जाता है पेड वैल्यू चेक करने में। नहीं तो सर ये जैसे गर्म हो रही है जिस साइड से, उस साइड से ही शॉर्टिंग। हाँ उसी साइड से, जिस साइड से गर्म हो रहा है उसी साइड में कनेक्टिविटी मिलेगी उसकी। तो यहां पर ये चेक कर लिया। इसके बाद में देखो इससे आगे एक और कैपेसिटर है जहां पर क्या है, एसरेम प्रोक एल लिखा हुआ है। तो ये बड़े वाले कैपेसिटर की सिराई में एक कैपेसिटर ऐसा है, तो ये चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वाला कैपेसिटर है, तो ये शॉर्ट होने पर देखते हैं क्या डीसी में क्या रीडिंग शो करता है।
ये सारी लाइंस जो है ये सीपीयू से कनेक्टेड है, सीपीयू से और CPU पावर आईसी दोनों से कनेक्टेड। पावर वोल्टेज दे रही है इन सभी लाइनों के थ्रू सीपीयू को। मतलब इनमें हाई वोल्टेज में 1100 वाट नहीं दे सकते। हाँ नहीं तो रील बनाने के काम आएगा ये, फिर मोबाइल रील बनाने के काम आएगा। वो वाइट सा कपड़ा डालकर और अपना देशभक्ति वाला गाना चला देना एक। चलिए ये वोल्टेज शॉर्ट करवाया हमने, कोई भी ऑटो एम्पेयर नहीं है। अब पावर बटन दबाएंगे, पावर बटन दबाने पर देखो लगभग सेम सा रीडिंग ले रहा है, क्योंकि वो भी रैम का ही वोल्टेज था, ये भी रैम का ही वोल्टेज है इसलिए। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आ जाते हैं ये वाला कैपेसिटर। ठीक है, तो इस लाइन में 4 लगे हुए हैं, तो कौन सा था ये वाला था ना, तो सबसे पहला वाला रजिस्टर के बगल में 4, तो ये वाला है ना। नाम तो आप मत लिखो, चाहे आप तो खाली ये समझो कि एलडीओ की बक है, क्योंकि कुछ पावर आईसीयू में ये नाम तो लिखे हुए नहीं मिलेंगे, वहां पर वीरेक के नाम से मिलता है, तो वीरेक का ही नाम आपको बक का मिलेगा, वीरेक ही आपको उसका मिलेगा। तो आप लोग ये समझे कि एलडीओ शॉर्ट में एलडीओ शॉर्ट मिलते हैं तो ऐसी रीडिंग बक शॉर्ट मिलते हैं। हाँ ये एलडीओ, तो ये मैंने शॉर्ट करवा दिया यहाँ पर। अब क्या करते हैं, डीसी को ऑन करते हैं। देखो कोई भी ऑटो एम्पेयर नहीं है, पावर बटन दबाएंगे और यहाँ पर लगभग सेम सा रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग वापस से आगे देखते हैं, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देखो डीवीडीडी प्रोक एल है, तो ये डीवीडीडी प्रोक एल ये बक है। ठीक है, ये बक वाला वोल्टेज होता है इस नाम से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये वाले कैपेसिटर पर, तो ये वाला कैपेसिटर था, एल के नाम से बक में आएगा। नहीं वो प्रोक के नाम से आ रहा है ना, प्रोक जो होता है वो बक में आता है। बाकी एक बार देख लेते हैं। अगर बक शॉर्ट है ना, तो बक शॉर्ट है तो आपको 10 या 20 के आसपास ही रीडिंग शो करेगा। ठीक है, तो इसे मैंने ऑन कर दिया। अब क्या करता हूं, पावर बटन ट्रिगर करता हूं। देखो बक शॉर्ट मिला, बक मिसिंग मिला, तो ऐसा रीडिंग में चला जाता है मोबाइल, ये बक का है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है ये बक है। इसके बाद में यहाँ पर हाँ EMI VDD2 के नाम से है एक ये वाला। इससे पहले ये देख लेते हैं EMI VDD-Q। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल सा कैपेसिटर दिख रहा है, तो किधर है वो सिंगल सा, ये वाला क्या 80 के आसपास, वही 80। हाँ। नहीं ये वाले बक में 7 ठीक है, ये एलडीओ है EMI VDD-Q। ऑन करते हैं, देखो कोई ऑटो एम्पेयर नहीं है, पावर बटन ट्रिगर करता हूं। 50-60 के आसपास जाकर ड्रॉप हो रहा हूं। ठीक है, इनमें से काफी सारे वोल्टेज तो ऐसे हैं जो कि शॉर्ट मिलते ही नहीं है, हम लोग तो सारे चेक कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कॉमन चेक करता तो मैं 500। वो तो ये वाला मॉडल खोलकर बिटमैप में देख लेना चाहिए आप लोग आराम से बैठकर कौन सा ना। ये जो हम लोग पहले पढ़े हैं रीजन वोल्टेज जो थी और ये बी रे दोनों में क्या अलग अलग है? जैसे बी रे वीरेक बोल रहे, रीजन तो चार्जिंग में था ना। चार्जिंग में था वो तो चार्जिंग आईसी का वोल्टेज का नाम था। वीरेक जो होता है कि अभी तो यहाँ पर हम लोग सिंगल पावर का देख रहे हैं, तो सिंगल पावर वाले में क्या होता है कि अलग अलग नाम दिए जाते हैं, और अगर एक से ज्यादा पावर आईसी का कोई भी आईसी आपको मिला, अभी नहीं कोई भी आईसी मिले, उनके सबके ये EMI VDD2 ये सब कुछ नाम हटा दिए, क्या नाम दे दिया सीधा वीरेक बस। उसमें बिटमैप में या स्कीमेटिक में ऊपर रेगुलेटेड कुछ लिखा था, तो इसका मतलब क्या?
वो तो नाम नाम दे, दोनों सेम था ही या अलग? नहीं वी रेग था और क्या था, मतलब ये क्या? रेगुलेटेड लिखा था तो हम उसको समझना चाहते हैं कि मतलब रेगुलेटेड ही तो नहीं शॉर्टकट में हाँ वी अच्छा, उसमें जो हाँ वो तो वी आर ई जी की शॉर्ट फॉर्म, वो फुल फॉर्म देख लो ना वहां पर जाकर। हाँ तो हिंदी में मतलब क्या समझे क्या? हिंदी में आप लोग उसमें अब वो डाल लेना है। अभी एक्चुअल में देखो नाम के अर्थ तो मैं कहाँ से बताऊंगा सब चीजों के नाम, मैं आपको काम समझा सकता हूँ बस उसके कि काम वी रेग का मतलब कि वोल्टेज के लिए यूज किया जा रहा है बस, ठीक है। रेगुलेटेड वोल्टेज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रेगुलेट होकर आ रहा है वोल्टेज, क्योंकि वीपीएच आ रहा पावर के पास में, और पावर ने क्या निकाला 3.5, तो वोल्टेज किसी में भी नहीं निकाला, सारे वोल्टेज क्या किए ड्रॉप कर कर, तो वो वोल्टेज, हाँ तो रेगुलेट का मतलब ये होता है वोल्टेज ड्रॉप कर आगे भेजना, तो इसके लिए वहां पर वी रेग नाम उन लोग दिया है उन लोग। ये जो भी फिल्टर से कंपेयर कर रहा था तो मुझे कंफ्यूजन होती है कि फिल्टर अलग चीज होती है, ये अलग नहीं है फिल्टर तो है? माइनस वाला ग्राउंड होके फिर आता है। ये एलडीओ वोल्टेज है ना, ये वाला एलडीओ तो देख रहे हैं हम लोग अभी। इसके बाद में ये देख लिया, इसके बाद में हम लोग कौन सा देखेंगे, EMI VDD 2 के नाम से, ठीक है। तो EMI VDD 2 इसके पास ही है यहाँ पर, तो ये वाला है, तो ये चेक करते हैं कि ये वाला शॉर्ट होता है तो आपको क्या रीडिंग शो करता है। अच्छा ये चीज किसके नहीं समझ में आ रही है अभी तक कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर अभी फिलहाल ये? हाँ ये, हाँ एक्चुअल में क्या होता है कि हम कई बार क्या होता है कि काम करने वालों को तो ये पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या चीज है, किस क्या बेनिफिट मिलेगा इसका, बट अभी इसका मतलब ये है जब भी आपके पास में मोबाइल डेड आता है, बंद है मोबाइल बिल्कुल, अब बंद मोबाइल में कस्टमर आपको कुछ नहीं बता सकता कि मुझे क्या रिपेयर करना है क्या नहीं करना है ना, कस्टमर कैसे बताएगा, कस्टमर बोलेगा मोबाइल डेड हो गया चलते चलते, ठीक है। हाँ पहले से ही मान लो 50-60 से वो वापस आ गई रीडिंग, जैसे कि अभी आप पावर बटन पहले दबा रहे हो तब जाके रीडिंग लगती है। कभी कभार ऐसे फोन आते हैं उनमें पावर बटन वो फिर काम ही नहीं करता है, सेम यही रीडिंग पे वो वापस आते हैं। बिना पावर बटन दबाए से रीडिंग आ रही हो या फिर पावर बटन उनमें काम ही नहीं करता है, जैसे ये 13C था इसमें भी वो इसमें तो कम जा रही है, वो कभी कभी मैंने देखा है कि 50-60 से नीचे डायरेक्ट आता है लेकिन उसमें पावर बटन काम नहीं कर रहा है। मतलब कि लगाते ही 50-60 आता है रीडिंग? रीडिंग कैसे भाई, देखो एक तो होता है ऑटो एम्पेयर डीसी में लगाने में, लगाते हैं तो वो 50-60 रीडिंग शो करता है, तो वो लेकिन जब बटन दबाते हैं उसमें बटन काम नहीं करते, उसमें काम नहीं करेगा क्योंकि अगर आपका ऑटो एम्पेयर ले लेता है ना, ऑटो एम्पेयर लेने के बाद में बटन काम नहीं करता है क्योंकि शॉर्टिंग पहले ही आ गई हमारे पास में। अब ऑटो एम्पेयर में देखो क्या होता है हमारे पास में, ऑटो एम्पेयर में एक तो हमारा प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग मिलेगा, प्राइमरी आपको बताइए विवेट या वीपीएच? नहीं आएगा तो नहीं, तो कंफ्यूजन था मेरा थोड़ा नहीं कंफ्यूजन बताने से आपको समझ नहीं आएगा अगर नहीं, क्या वही तो क्लियर करेंगे वो कैसे बताना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जैसे अपन ने डीसी कनेक्ट किया और ऑटोमेटिक 50-60-70 के आसपास रीडिंग आया, पावर की दबा रहे हैं लेकिन पावर की बटन दबा रहे हैं तो उसके बाद ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब नहीं ये नहीं बताओ बताओ पहले क्लियर करते ना क्या चाहिए। बोलने का तरीका नहीं इनको बताओ किसी को भाई क्या, वापस बताओ एक बार वापस से भाई थोड़ा समझे कि भाई क्या रीडिंग आना चाहिए। सर कभी कभी ना फोन आते हैं वो थोड़ा डायरेक्ट लेते हैं 10-15-20 जो भी ले, लेकिन पावर बटन काम नहीं कर रहा है। हाँ पावर बटन उनके काम नहीं करेंगे, ऑटो एम्पेयर में जाने के बाद में पावर बटन काम नहीं करेगा। अब देखो क्या होता है अभी, हाँ इसका मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे आता है ये मैं बताता हूँ आपको। तीन घंटे पहले गए, 3 घंटे पहले भी ऐड हो पेमेंट।
अब तो कोई को नहीं, ये तो पूरा स्क्रीनशॉट भेजना, कैसे कर रहे हो? ये तो ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह डाउनलोड हो, क्योंकि मैं कोई पेमेंट तो मैं तो ऐड होगा ना, पेमेंट ही है। हाँ, दो आवाज मोबिकेशन तो नाम आ रही है। हाँ, वो तो फेक पेमेंट का है, तो कहते पूरे स्क्रीनशॉट भेज के थे फिर पेमेंट तो कोई ऐड हो, अभी तो है ना 3 घंटा पहले कोई ऐड होगा। हाँ, देखो क्या होता है कि हमारे पास में जब हम लोग का बिना पावर बटन दबाए हमारे पास में अगर 15, 20, 25, 30 या 40, 50 भी ऑटो एम्पेयर लेता है ना, मतलब कि पावर बटन नहीं दबाए कनेक्ट करते ऐसा प्रॉब्लम आता है हमारे पास में। तो 2 रीजन हो सकते हैं हमारे पास में, या तो हमारे पास में चार्जिंग आईसी से रिलेटेड शॉर्टिंग है कहीं न कहीं पर, ठीक है। अब जब भी इससे रिलेटेड शॉर्टिंग रहेगा तो आप चाहे पावर बटन दबाओ चाहे मत दबाओ, आपका रीडिंग सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। दूसरी बात होता है हमारे पास में एक पावर आईसी के जो ऑलवेज वोल्टेज होते हैं, पावर आईसी के कुछ ऑलवेज वोल्टेज हैं जो कि एनी टाइम होते हैं, लॉक होने के बाद में भी चाहे वैसे भी ऑलवेज वोल्टेज होते हैं। ऑलवेज वोल्टेज भी आपका शॉर्ट रहा तो उस कंडीशन में भी आपका ऑन ऑफ स्विच काम करना बंद कर देगा, पावर बटन काम नहीं करेगा। और अगर ऑटो एम्पेयर 4, 5, 6, 7 तक 8 तक लेता है ऐसा, तो उसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उसे हम लोग छोड़ते हैं। अभी भी पावर बटन हमारा काम नहीं कर रहा है, जैसे ये वाला मोबाइल जो था ना हमारा, इसमें ऐसा ही था 9-10 आ रहा था बट पावर बटन काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि पावर आईसी हमारा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है कुछ भी। भाई हमें शॉर्टिंग भी नहीं मिला तो इसका मतलब पावर आईसी हमारा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पावर को इनपुट में क्या क्या चाहिए वो सारी लाइनें चेक करेंगे हम लोग। भाई पावर को इनपुट में वीपीएच चाहिए, सेंस की लाइन चाहिए, या फिर वीबेट होगा तो वीबेट भी आएगा, वीबेट का सेंस आएगा, वीबेट नहीं आता वीबेट का सेंस लाइन आता है डायरेक्टली। अगर उनमें से कोई लाइन मिसिंग होगा तो उस कंडीशन में भी हमारा ये काम नहीं करेगा पावर, ठीक है। यही था या फिर कुछ अभी? अच्छा, अपनी भाषा में क्या समझाया कि पूछना नहीं है, बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? कभी कभी उनको ये लोग धमका देते हैं डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास से। ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज चेक कर लिया था हम लोगों ने। पावर बटन दबाते हैं, तो कोई ऑटो एम्पेयर नहीं है, पावर बटन दबा रहे तो यहाँ पर देखो 8-10 के आसपास कुछ भी ऐसा ले रहा हो, तो ये भी सीपीयू से रिलेटेड होती है रीडिंग। मतलब कि अगर बक और एलडीओ दोनों बन रहे हैं फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करते हैं इस कंडीशन में डायरेक्टली सीपीयू रिवॉल्व करते हैं फिर। और बक और एलडीओ को चेक करने का सीधा सा तरीका है, बक तो डायरेक्ट चेक करते हैं और एलडीओ के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, रीसेट बी का लाइन चेक करते हैं सीधा। तो हमें सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। इसके बाद में यहां पर आ जाते हैं, यहां पर देखो डीवीडी कोर वोल्टेज है, कोर जो है ये आपका बक वोल्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, तीसरा नंबर का कैपेसिटर है, तो 1, 2, 3 ये वाला कैपेसिटर है। ठीक है, डीसी को ऑन करते हैं, कोई ऑटो एम्पेयर नहीं है और बक है तो बक में जो पहले आ रहा था ना वो ही आएगा आपके पास में, ऐसा ही आ रहा था। मैंने बोला 10 से नीचे जो भी रीडिंग आई ये ज्यादातर बक की आती है, ऐसी रीडिंग है ना। बक नहीं बनते हैं तब ऐसी प्रॉब्लम्स शो करता है, या फिर बक शॉर्टिंग हो तब। बक में सर शॉर्टिंग चेक करने के बाद फिर डायरेक्ट सीपीयू पे जाना है। अगर बक बन रहा है तो, बक नहीं बन रहा है तो नहीं जा सकते सीपीयू पर, बक नहीं बन रहा तो फिर पावर का इश्यू है। बक अगर नहीं बन रहा होगा तो भी यही रीडिंग शो करेगा? हाँ, अगर कुछ बक बन रहे कुछ नहीं बन रहे तो, कुछ बक बन गए कुछ नहीं बन रहे तो ऐसे रीडिंग, और कोई भी बक नहीं बन रहा तो फिर पावर से कोई भी रिस्पांस नहीं देगा, बटन से, पावर बटन से कोई भी रिस्पांस नहीं आएगा हमारे पास में। तो ये जो ऐसी रीडिंग शो करता है ना उस टाइम हमारा बक बनता रहता है।
बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई मोबाइल कौन सा है, कॉलकॉम है कि मीडियाटेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। अगर मीडियाटेक है तो सीपीयू से कोई लेना देना नहीं है, वोल्टेज बनेगा। बट अगर कॉलकॉम हुआ तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो सीपीयू से इनपुट आता है ना, कौन सी लाइन है, तो पीएस होल्ड या फिर वॉचडॉग, उसके ऊपर 1.8 देना आपको, और उसके बाद में बग चेक करने हैं। अगर उसके बाद में पावर ने बग बनाए तो पावर ओके है, सीपीयू रिवॉल्व कर डालो बिना सोचे समझे, और फिर भी पावर ने वोल्टेज नहीं बनाया तो सीपीयू की तरफ मत जाओ, पावर को चेक करना। फिर सर सीपीयू के दोनों वोल्ट मतलब दोनों वोल्टेज पे 1.8 देना पड़ेगा? नहीं, एक तो ये देती है ना पावर, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, बट पावर के पास में वापस रिस्पॉन्स नहीं आता तो पावर ये वोल्टेज बंद कर देती है, और ये काम कुछ मिली सेकेंड में ही हो जाता है, 1 सेकेंड भी नहीं लगता इस काम को होने में। तो हम लोग इसे चेक नहीं कर सकते इतनी जल्दी, इसलिए वो वोल्टेज इंजेक्ट कर कर फिर चेक करते हैं। तो पीएस होल्ड या वॉचडॉग पर आपको 1.8 देना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो वोल्टेज है, ये जीपीयू, ये भी हमारा क्या है, कोर वोल्टेज है, ठीक है, जीपीयू वाला भी। तो यहां पर चेक करते हैं, ये वाला है, अब हम कस्टमर को डायरेक्ट खर्चा बता सकते हैं। हाँ, एक आइडिया लग जाएगा कि हमें सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा उस कंडीशन में। खोलना तो पड़ता ही है अभी अभी बैग ढक्कन तो हटाना ही पड़ेगा बिना खोले भी बताऊंगा मैं आपको। 6 यूएसबी पोर्ट में कुछ कुछ आइडिया लग जाता है, तो वो 6 यूएसबी पोर्ट का हम लोग आइडिया लगाएंगे, और दूसरा कस्टमर से पूछकर आइडिया लगाते हैं। कस्टमर बोलता है कैसे बंद हुआ, चार्ज में लगाने से, ठीक है 1500 रुपये खर्चा है, चलते चलते ठीक है इतना खर्चा है, गिरने से ठीक है इतना खर्चा है, ऐसे एक आइडिया लगाते हैं फिर उसमें ऐसे। तो यहाँ पर कोई भी ऑटो एम्पेयर नहीं है, पावर बटन ट्रिगर करते हैं, तो वो 5-7 कुछ ले रहा है, क्योंकि बक में हमेशा आपको लगभग सेम ही रीडिंग शो करता है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर एक है वी फ्यूज के नाम से है, ये वाला है, इससे मेरे हिसाब से मोबाइल ऑन हो जाता है वी फ्यूज के बिना भी। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा जिस पर जंपर मार रखा है उसके नीचे ये वाला ना, वी फ्यूज। तो एम्पेयर तो नहीं है, पावर बटन ट्रिगर करते हैं। अब देखो 150 के आसपास तक गया रीडिंग, क्योंकि ये मोबाइल हमारा 150 पर दिखा रहा था, इसलिए मैंने बोला कि वी फ्यूज वाली लाइन जो होती है उससे क्या होता है, हमारा डिवाइस ऑन हो जाता है इसी कंडीशन में, ठीक है। यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने, कौन सा फ्यूज तक देख लिया, ये पहले ही देख लिया था। इस साइड के सारे वोल्टेज हो गए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखो एक VMC और एक का SIM1, SIM2 और SIM1 का दोनों का सेम ही कंसेप्ट रहेगा, ऑन होता है डिवाइस, और एक VA12। तो 3 वोल्टेज और हम लोगों को इसमें चेक करने हैं, ठीक है। VA12 के बिना वोल्टेज, इसके बिना तो मोबाइल ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो VA12 हम लोग देख लेते हैं इस साइड में कहां पर आ रहा है। ये CPU के नियर बाई था, CPU के नियर बाई आप देखेंगे तो इस साइड में 1 2 तीसरा नंबर का कैपेसिटर है, तो ये रहा CPU, ये तीसरा नंबर का कैपेसिटर, ये VA12 है जो कि पावर से निकलेगा, तो 1.2 वोल्टेज होता है। तो यहाँ से देखो पावर से यहाँ से निकला है वोल्टेज, और यहाँ पर हमें एक कैपेसिटर मिल रहा है। देखो पावर के नीचे, कोयल के नीचे यहाँ पर 2 बड़े कैपेसिटर, उसके पास में एक छोटा कैपेसिटर है, यहाँ पर जंपर मार सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला है, ठीक है। तो इस पर चेक करते हैं, ये कौन सा वोल्टेज हो गया, VA12 1.2 वोल्टेज। ठीक है। अब VA12 वोल्टेज शॉर्ट होने पर ऑटो एम्पेयर नहीं है कुछ भी, पावर बटन ट्रिगर करते हैं, तो यहां पर देखो लगभग 40-50 जाकर वापस से ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज। इसके बाद में एक और वोल्टेज कौन सा है यहाँ पर, VIO18 1.8 वोल्ट,
तो ये यहाँ पर है दूसरे नंबर का कैपेसिटर। तो सीपीयू के पास जाएंगे, हालांकि ये मिलेगा तो बहुत सारी जगह पर आपको, ये वाला है जो पूरे मदरबोर्ड में आता ही है। तो यहाँ पर देखते हैं पावर के नियर बाई कहाँ पर आ रहा है, इसके जस्ट पास वाले कैपेसिटर पर आ रहा है ना। भाईचारा कर रखा है ना, साथ साथ चलते हैं दोनों, 1.2 और 1.8। तो यहाँ पर देखते हैं हाँ, हम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा, ऐसा रीडिंग आए ना तो एक आइडिया लग जाएगा कि आपको सीपीयू या पावर पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, या तो सीपीयू पर या पावर पर काम करना पड़ेगा, ये आइडिया लग जाएगा। अब ये आइडिया लग गया तो हम लोग पहले क्या पावर के बक और एलडीओ चेक करेंगे, अगर वो बन रहे हैं तो फिर हम लोग सीपीयू को, फिर सीपीयू रिवॉल्व करना है सीधा। वो तो बन रहे हैं, लेकिन इनको लाइनों को भी तो चेक करना पड़ेगा ना पहले। 1.8 एलडीओ में आ गए ना ये, इसलिए तो बोल रहा हूँ बक और एलडीओ चेक करने पड़ेंगे। ये सारे वोल्टेज कौन से एलडीओ वाले ही हैं, सारे के सारे वोल्टेज, तो एलडीओ आपको चेक करने पड़ेंगे सारे। अभी तो पूरी लाइन में शॉर्टिंग दिखाएगा, VIO18 की सारी लाइन में शॉर्टिंग दिखाएगा, कहीं भी चेक कर लो चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फास्ट स्पीड से लगभग 100 के आसपास जाकर सीधा ड्रॉप होता है। एक और हम लोगों ने 80 के आसपास जाकर ड्रॉप हो रहा था, मैंने बोला बीच में कुछ अक्सर दिखाता है, यहाँ पर सीधा देखेंगे तो ज्यादातर आप देखेंगे 100 के आसपास जाकर बहुत फास्ट स्पीड से ड्रॉप हो रहा हो। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसे 1.8 वोल्टेज को चेक करते हैं। एक तो ये रीडिंग शो करेगा और दूसरा रीडिंग और शो करेगा 1.8 वोल्टेज का, ऑटो एम्पेयर लेगा कुछ मोबाइलों में लगभग 100 के आसपास, 80 या 100 ऑटो एम्पेयर लेगा, मतलब बिना पावर बटन दबाए 80-100 के आसपास रीडिंग जा रही हो तो भी हम लोग 1.2 या 1.8 वोल्टेज को ही चेक करते हैं। इससे पहले हम लोग चार्जिंग में नहीं जाते हैं फिर उसमें। ठीक है, हाँ क्यों, हाँ अच्छा जी भेजो बने। अच्छा व्हाट्सएप तो ऑटो बैकअप चालू रखूँ तो रोज ना डेली बेस पर होते ऑटो बैकअप। कार्तिक ने भेजो ना, वो मैं क्लास में हूँ। ठीक है, कार्तिक क्लास में चले जाओ, मोबाइल आता है। ठीक तो यहाँ पर अभी कौन सा करा दिया हमने, 1.8 देख लिया। इसके बाद में एक वोल्टेज और बचा है, वो और देख लेते हैं सीपीयू का, ये वाला VMC। ये सिम 1 और सिम 2 दोनों में मोबाइल चालू होता है तो इसे देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा नंबर का कैपेसिटर है, तो सीपीयू के नीचे दूसरे नंबर का कैपेसिटर ये वाला है, जो कि हम लोग देखेंगे तो कहाँ से आ रहा है, सीधा सीधा पावर से आ रहा है और कुछ इसमें कनेक्ट ही नहीं है, तो हम लोगों को यहीं पर ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीपीयू के नियर बाई चेक करते हैं फिर। हाँ, कंपोनेंट नहीं टूटना चाहिए भाई, सीपीयू रिवॉल्व करते टाइम टूट जाते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, लगाने हैं बेटे, याद रखने हैं चीज। सीपीयू हटाते टाइम कई बार क्या होता है, कुछ कुछ रजिस्टर हट जाते हैं, हट गए कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं लगाया तो दिक्कत है। कोई रजिस्टर है जो हट गया वो कोई दिक्कत नहीं है, हैं? नहीं, उससे पहले आप लोग क्या माइक्रोस्कोप में काम करते हो तो पहले फोटो कैप्चर कर लो, और नहीं तो फिर हमारे पास में क्या होता है, देखो ये हार्डवेयर सॉल्यूशन, उसके अंदर पूरा बोर्ड दिखाई देता है, तो पूरा बोर्ड में आप मैच करवाओगे कौन सा कंपोनेंट लगा और हमारे बोर्ड में कौन सा नहीं लगा, वो देखना पड़ेगा। बोर्नियो में रहता है लिखा हुआ, बोर्नियो में नहीं पता चलता, तो वो जो सीपीयू है वो सीपीयू बहुत सारे मोबाइलों में मिलेगा आपको, किसी न किसी में स्कीमेटिक मिलेगा उसका, और उस लाइन को फॉलो करो, उस लाइन में कितने ओम का रजिस्टर है, वो हर एक मोबाइल में उतने ही ओम का रजिस्टर मिलेगा आपको, उससे पता करेंगे फिर। कैपेसिटर नॉन पोलराइज्ड होता है, कोई भी डायरेक्शन में लगाओ चाहिए, मोबाइल में पोलराइज्ड नहीं आता है। रजिस्टर भी वैसे ही लगा सकते हैं जैसे, हाँ रजिस्टर भी कोई भी डायरेक्शन में। देखो इस वोल्टेज के बिना मोबाइल ऑन होगा, ठीक है,
ये जो वोल्टेज है, ये जो रीडिंग दिखा रहा है ये, इसके बिना मोबाइल हमारा ऑन होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक सीपीयू के जो वोल्टेज देखे उसमें से 3 वोल्टेज हम लोगों को ऐसे मिले जो कि आपका अगर मिसिंग रहा, शॉर्ट रहा तो भी मोबाइल ऑन होगा, बट पर्टिकुलर कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में बचता है ओनली स्टोरेज। तो हम लोग अभी स्टोरेज के वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर 2 वोल्टेज होते हैं स्टोरेज के, जिसमें से एक तो चेक कर चुके हैं, VIU18 1.8 चेक कर लिया। दूसरा वोल्टेज क्या हमारे पास में, VEMC ये वाला है जो कि इस कोयल के यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पावर है, ये वाला यहाँ पर। ठीक है, तो एक वोल्टेज हमें ये और चेक करना है। ठीक है, ये स्टोरेज वाला वोल्टेज हमने शॉर्ट करवा दिया और इसके बाद में अब पावर बटन ट्रिगर करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर हमारे पास में सीधा देखो, जैसे मैंने पावर बटन ट्रिगर किया, पावर बटन ट्रिगर करते देखो सीधा 250 के आसपास, 150-250 के आसपास रीडिंग, 100 के आसपास से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, 250 के आसपास जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है, जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है। या फिर आपके पास में क्या आएगा, 50 से लेकर शॉर्टिंग नहीं होता, अगर स्टोरेज खुद खराब होता है या फिर उस कोई बॉल मिसिंग होती है तो लगभग एक 50 या 60 से लेकर 150 के बीच में रीडिंग स्टक होता है। ठीक है, या तो स्टक होगा या फिर 200-250 गया ड्रॉप, 200-250 गया ड्रॉप सीधा। ऐसी कंडीशन में आप सीधा क्या समझ सकते हो, स्टोरेज का वोल्टेज शॉर्ट, मतलब कि या तो स्टोरेज आईसी खुद शॉर्ट है या फिर वोल्टेज कोई शॉर्ट है। तो आप स्टोरेज के नियर बाई देखो, अगर नियर बाई आपको शॉर्टिंग मिलता है तो ठीक है, नहीं मिले तो सिंपल क्या करना है आपको काम, आपको पहले मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देखना पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, और स्टोरेज निकाल लो फिर, और स्टोरेज निकालकर फिर कंप्यूटर से कनेक्ट कर देखो पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बाद में पोर्ट बनने लग जाए तो इसका मतलब समझ जाओ हमारा स्टोरेज आईसी क्या हो गया, शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा स्टोरेज का कि शॉर्ट है कि नहीं है। हाँ, आईसी निकालने के बाद में पोर्ट बनेगा, सीपीयू का पोर्ट बनाता है, कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो वो बताएगा कि मीडियाटेक का सीपीयू कि कॉलकॉम का सीपीयू, उसका पोर्ट बनेगा सीधा वहां पर कंप्यूटर में। तो देखो ये कुछ रीडिंग थी जो कि हम लोगों ने अभी देखा। ऐसे ऐसे आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया लगेगा। अब हम लोगों ने देखें तो देखो, अब रीडिंग कितनी भी देखी हो बट मोस्टली रीडिंग 5-6 ही है। देखो बक में मैक्सिमम से मैक्सिमम बक में आपको 8-10 से नीचे नीचे रीडिंग शो की, जितने भी बक थे। एलडीओ में आप देखेंगे तो एलडीओ में आपके पास में कुछ एलडीओ की 50 के आसपास रीडिंग शो करता है और कुछ एलडीओ की 70 के आसपास रीडिंग शो करता है। ठीक है, अगर VIU18 1.8 वाला हो तो आपके पास में 90-100 के आसपास रीडिंग शो करता है, और अगर स्टोरेज शॉर्ट हो तो स्टोरेज के कारण आपका या तो सीधा 200-250 या फिर आपका स्टक वाला रीडिंग शो करता है। तो मोस्टली से मोस्टली यही रीडिंग आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑटो एम्पेयर वाली है जो कि VPH या VBAT शॉर्ट है उसमें ये। ठीक है, तो ये कुछ रीडिंग थी, और इसके अलावा कुछ सा रीडिंग है जो कि मैंने लिखा हुआ भी है, 5-7 रीडिंग मैं आपको वो भी बता देता हूं। ठीक है, तो ठीक है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखो हमारे पास में अगर पावर बटन दबाने पर विद पावर, देखो पावर बटन दबाने पर रीडिंग अगर हमारा 100-150 से स्टार्ट होकर अगर 400-500-600 के ऊपर गया तो इसका मतलब समझ जाओ मोबाइल हमारा क्या है, ऑन है। 400-500-600 से गया, ये पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा मैं अभी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा मोबाइल ऑन है। ठीक है, अब देखो यहां पर विदाउट पावर की, विदाउट पावर हमने पावर बटन दबाया नहीं, हमने डीसी पर कनेक्ट किया, डीसी रीडिंग क्या ले रहा है देखो, ऑटोमेटिक 800, 1000, 1500, 2000, 2500 कुछ भी लिया इसे। ये रीडिंग लेने का मतलब क्या शॉर्ट है हमारा, या तो VPH या फिर VDD मैन, ये 2 लाइन शॉर्ट होने पर ही ऐसा रीडिंग शो करता है मोबाइल में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उससे निकालने के लिए क्या करेंगे, डीसी पावर सप्लाई में 3 एम्पियर सेट करेंगे, और 3 वोल्टेज सेट करेंगे, और एम्पियर आप क्या करेंगे, पहले 3 करें फिर धीरे धीरे बढ़ाएं अगर आपको शॉर्टिंग ना मिले तो। ठीक है, अब जैसे ही आप उस जहां पर शॉर्टिंग है वहां पर कनेक्ट करोगे कुछ न कुछ हीट होगा, और हीट हुआ तो आपको समझ जाना है कि कौन सा कंपोनेंट खराब है। आईसी है तो रिप्लेस करना है, कैपेसिटर है तो इस लाइन के तोड़कर फेंक दो। इस लाइन में खाली एक कैपेसिटर ऐसा जिसे आपको लगाना कंपलसरी है, कौन सा रहेगा इस लाइन में ऐसा कैपेसिटर,
नहीं, वीपीएच लाइन में, वीपीएच लाइन में कौन सा कैपेसिटर ऐसा है जो कि लगाना कंपलसरी है? नहीं लगाओगे तो क्या इश्यू आएगा? एक सेक्शन में मैंने बताया था, ये सीरीज में मिलेगा नहीं। वीपीएच तो बूट कैपेसिटर का कंसेप्ट ही हट गया है, जब वीपीएच निकल गया बाहर तो। पावर आईसी के पास नहीं, पावर आईसी के पास नहीं है। पावर आईसी की चार्जिंग आईसी में नहीं, पावर और चार्जिंग सेक्शन में नहीं है, दोनों में। पावर और नहीं, रैम में नहीं जाता वीपीएच, पावर और चार्जिंग सेक्शन में नहीं है, दोनों में। एक कैपेसिटर वीपीएच में मैंने बताया था कि कैपेसिटर तोड़ दिया तो ये प्रॉब्लम आएगी, मोबाइल चालू हो जाएगा, मोबाइल ऑन हो जाएगा, बट एक प्रॉब्लम आएगा। किसी के माइंड में नहीं आ रहा। बैकलाइट सेक्शन में 4 कंपोनेंट बताए थे। हाँ, वो तो वहाँ पे दो याद आ गया अभी। वो वाला कैपेसिटर अगर शॉर्ट मिला तो क्या होगा? बैकलाइट निकल जाए। अगर वो कैपेसिटर हटा दिया, लगाया नहीं आपने, तो क्या होगा? बैकलाइट नहीं आएगा, बट मोबाइल आपका ऑन। तो वो कैपेसिटर है जो कि आपको लगाना कंपलसरी है। बाकी वीपीएच लाइन में कोई भी कैपेसिटर ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको लगाना माइंड नहीं जा रहा आगे। तो ये समझ में आ गया। अब अगर विदाउट पावर की, बिना पावर बटन दबाए, अगर आपके पास में 70, 80, 100 के आसपास अगर वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, एम्पेयर ले रहा है, ऑटो रीडिंग ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फिर हमारे पास में 1.8 या 1.2 वोल्टेज चेक करेंगे सीधा। ठीक है, कई बार क्या होता है 1.8 या 1.2 वोल्टेज शॉर्ट होता है तो ऑटो रीडिंग लेता है मोबाइल, और कितना लेगा? लगभग 60, 70, 100 के आसपास तक। ठीक है, 100, 125 ऐसा कुछ ऑटो रीडिंग ले रहा हो तो पहले तो चार्जिंग वगैरह तो चेक कर ही लेंगे, बट अगर नहीं मिले तो क्या चेक करेंगे? 1.2 और 1.8। अब पता है पावर आईसी और सीपीयू के बीच में 1.2 कौन सा होता है, 1.8 कौन सा होता है ना, वो वाले वोल्टेज आपको चेक करने हैं, वो शॉर्टिंग मिलते हैं। तो उसे हम लोग हाफ शॉर्टिंग बोल रहे हैं, और हाफ शॉर्टिंग में आप लोगों को पता है कि 1.8 वोल्टेज से ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि अगर VIU18 शॉर्टिंग मिला और 1.8 से ज्यादा दे दिया तो फिर सीपीयू। इसके बाद में हाँ 1.5 वोल्टेज तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखो, विद पावर बटन दबाने पर अगर 500-600 तक रीडिंग गया, धीरे धीरे गया, 100, 150, 250, 300, 500 इससे रीडिंग गया, इसका मतलब मोबाइल हमारा क्या हो रहा है? ऑन हो रहा है। बट फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो कौन सा सेक्शन चेक करेंगे? ग्राफिक, बैकलाइट या ग्राफिक, क्योंकि मोबाइल ऑन हो रहा है, डीसी बोल रहा है कि मोबाइल ऑन हो रहा है, बट हमारे पास में ये प्रॉब्लम। अब ये रीडिंग आपको कहां इंपॉर्टेंट होता है, कहां पर आपका वर्क करेगा ये रीडिंग? देखो आपके माइंड में होना चाहिए। अब कस्टमर होता है, कई बार कस्टमर क्या, हम लोग यहां पर रिपेयर कर रहे हैं, मोबाइल खोल रहे हैं, कस्टमर यहां आकर खड़ा हो गया। अब हमें डीसी में तो चेक करना ही करना है। अब डीसी में चेक करेंगे तो कैसे चेक करें? अभी चेक करते हैं, मोबाइल ऑन हो गया तो कस्टमर पैसे नहीं देगा, है ना। तो क्या करना है आपको? पत्ते वत्ते हटाओ, तो डिस्प्ले का पत्ता हटा दो। ठीक है, अब डीसी में कनेक्ट करो, पावर बटन दबाओ। भाई डिस्प्ले का पत्ता हटा दिया हमने, और बैटरी तो हमने हटा ही रखी है, क्योंकि बैटरी कहां कनेक्ट कर रहे हैं? डीसी पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ हमारे पास में, अगर 100-150 के आसपास से रीडिंग स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होकर 500-600 पर चला गया रीडिंग, मोबाइल ऑन है, क्लियर हो गया। डिस्प्ले नहीं लगा हुआ तो डिस्प्ले पर कुछ नहीं आया, कस्टमर देख रहा है, वो भी देख रहा है रीडिंग, ये बढ़ना नहीं चाहिए था। इसका मतलब क्या है? खराब मोबाइल में क्या है? शॉर्टिंग है। ये बढ़ता नहीं तो क्या होता? मोबाइल ऑन होता है। ये बढ़ रहा है, इसका मतलब शॉर्टिंग। अब उसे क्या पता कि बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइंड सेट करना पड़ेगा ना कस्टमर का। माइंड सेट तो कस्टमर का करना ही पड़ेगा आपको कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब क्या होता है, कई बार क्या बोलते हैं कुछ लोग, ऐसा बोलते हैं कि सर ये तो आप कस्टमर से चालाकी खेल रहे हो, वो कर रहे हो, ये सब चीजें। भाई ये आपके हुनर का पैसा है। मोबाइल खोलना बंद करना फ्री में थोड़ी ना करोगे, फ्री में थोड़ी ना मोबाइल खोलना बंद करना करोगे। मैंने तो सर दुकान पे लिख रखा है, खोल के अगर चेक करके बीमारी बता दी, तुमने नहीं करवाया तो 150 रुपए तो लूंगा। मिनिमम चार्जेस 150 रुपए, मिनिमम चार्जेस 150 रुपए। कंप्यूटर वाले भी ऐसे करते हैं, 200 ले लेते हैं भले ही। बहुत 300 रुपए लैपटॉप के खोल के पैक करके वापस देने के हैं। बहुत बार होता है, कस्टमर के बाद में नाटक करने लग जाता है, खोलने के बाद में, करने के बाद नाटक करता है ना। तो अब नाटक करता है, इससे अच्छा क्या पत्ता हटाकर ही चेक करो आप, सिंपल सा है, डेड है भाई।
हमारे पास तो कई बार ऐसे भी मोबाइल आते हैं जिन मोबाइलों में कई बार क्या होता है कि कोई वो कस्टमर किसी से कर आया होगा, है ना, उसमें डिस्प्ले का पत्ता निकला हुआ मिलता है, खोलते हैं तो बैटरी का पत्ता और मोबाइल ऑन है, बैटरी भी हटा रखा है, डिस्प्ले भी हटा रखा है और पैक कर दे दिया। अब कस्टमर करने लग गया होगा, नहीं पैक कर दो, नहीं करवाना, ये होगा ना, तो ऐसा करते हैं। तो इस कंडीशन में वो हटा कर दे देते हैं और हम लोग लगा कर दे देते हैं, तो हम लोग वो फिर बोल देते हैं ये खर्चा आएगा भाई, इसमें इतना खर्चा बनेगा आपका। कोई दूसरा भाई तो कमाएगा, हमसे चला जाएगा, तो लेकिन मैंने तो सर पैक करके देने के भी तो चार्जेस, नहीं तो भाई एक्चुअल में क्या होता है कि मोबाइल वाले आपस में ही एक दूसरे के, एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार ऐसा ही होता है, बट आप लोगों को क्या चार्जेस लेने बनते हैं, बताऊं क्यों बनते हैं एक्चुअल में। इसका आपको रिएक्ट क्या मिलेगा वापस से, अगर आप लोगों ने चार्ज नहीं लिया तो पता क्या होगा आपके साथ में। जैसे मान लीजिए आपका कोई मोबाइल आपके पास कोई कस्टमर लेकर आया और उसका स्पीकर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, स्पीकर काम नहीं कर रहा, आवाज नहीं आ रही है उसमें, आप लोग क्या करोगे, ब्रश मारकर उसे साफ कर दे दिया उसके सामने, ठीक है, आवाज कम आ रही थी, आपने ब्रश किया, साफ किया, कस्टमर ले गया, ठीक है, बोला कि ठीक है साफ कर दिया, कोई चार्ज नहीं लेना, ठीक है। अब दूसरी बार कस्टमर वापस आ गया 2-4 महीने बाद में, और मान लीजिए अब की बार उसका मोबाइल का स्पीकर ही खराब है, हो सकता है ऐसा, अब की बार मोबाइल का स्पीकर खराब ही है, ब्रश मारा आपने, नहीं हुआ, अब आप क्या बोलोगे उसे कि यार इसका स्पीकर खराब है। अब उसके माइंड में एकदम बात बैठ गई कि ये अब की बार पिछली बार ब्रश मारा था ना, उसका भी पैसा निकालेगा साथ में स्पीकर के। अब वो क्या बोलेगा, चलो यार आज नहीं, मैं कल आता हूँ, करवाता हूँ, बाद में करवाता हूँ। अब वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरे ने भी क्या बोला, उसे स्पीकर खराब है, और लगभग मार्केट का रेट देखोगे लगभग सिमिलर रहता है सबका रेट। अब आपने मान लो कि 200 रुपए खर्चा भरा, उसने भी 200 ही भरा, अब वो 200 उधर का छोड़कर आपके पास थोड़ी ना आएगा, है ना, वहीं करवा लेगा वो, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे में, अगर पहले आपने 150 रुपए अगर ब्रश मारने के लिए होते तो फिर उसका माइंड सेट होता है कि यार ब्रश मारने से होता तो 150 में कर देता, अब क्या नहीं हो रहा, मतलब कि स्पीकर क्लियर है, खराब हो ही गया है ना। तो ऐसी कंडीशन में कई बार हमारे साथ हुआ है ऐसा, कई बार हम लोगों ने किए हैं, तो हम लोगों ने, हमें पता है वो कस्टमर दोबारा आकर भी वो, अरे नहीं हो रहा ब्रश मारने से यार, स्पीकर सही है, ऐसे चलते चलते थोड़ी ना खराब हो जाता है, ये है वो, यार आज तो मैं पैसे नहीं डाल कर लाया, कल आता हूँ करवाने के, और फिर वो कल दूसरे दिन दिखा ही नहीं 10 दिन तक नहीं दिखा वो कस्टमर, इसका मतलब क्लियर है वो किसी दूसरे से काम करवा लिया उसने। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप लोग हमेशा लें पैसे। और ये समझ में आ गया। अब देखो विद पावर की, पावर बटन दबाने पर अगर आपके पास में लगभग रीडिंग अगर 100, 150, 200 के आसपास जाकर वापस ड्रॉप हो रहा हो रीडिंग, तो उसे हम लोग बोलते हैं लो बूटिंग। और लो बूटिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पावर आईसी जो बक वोल्टेज दे रही है, उन बक वोल्टेज पावर आईसी जो एलडीओ वोल्टेज निकाल रही है उनको चेक करेंगे, ठीक है, एलडीओ सेक्शन। तो इसका मतलब यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, चेक बक सेक्शन, मतलब कि बक सेक्शन कौन सा होता है, पावर आईसी का सेक्शन, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, बक सेक्शन, ठीक है, कोडिंग में लिखा हुआ तो हम लोगों को समझना। बक सेक्शन मतलब कि ऐसा रीडिंग अगर आए 90, 100 कुछ भी 150 ऐसा पावर बटन दबाने पर कुछ रिएक्ट हुआ, चार्जिंग सेक्शन को भूल जाओ, चार्जिंग सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पावर बटन दबाने के बाद में कुछ भी एम्पेयर लिया है, मतलब कि पावर आईसी ने कुछ रिस्पॉन्स दिया है, और पावर आईसी रिस्पॉन्स कब देगी, जब चार्जिंग आईसी ओके होगा। तो हम लोग पावर आईसी के फिर वोल्टेज चेक करेंगे इसी कंडीशन में। अगर हमारे पास में विद पावर, यहां पर 90 की जगह आप कर लेना 60 से लेकर या फिर 55 से लेकर 150 के बीच में रीडिंग स्टक हो जाए, तो स्टक हो जाए तो उसका मतलब समझ जाना आप क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमारे मोबाइल में। जैसे मैंने पावर बटन दबाया, पावर बटन दबाने के बाद में 120, 150 रीडिंग गया, और उसके बाद में क्या हुआ, रीडिंग 110 पर आकर रुक गया। अब चाहे पावर बटन छोड़ दो चाहे दबाए रखो, वो रीडिंग 110 पर ही है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में ये प्रॉब्लम किसका है, स्टोरेज, ईएमएमसी से रिलेटेड इश्यू है। तो हम लोग किस पर काम करेंगे, सीधा ईएमएमसी पर। अब ईएमएमसी में क्या होता है कि ये रीडिंग आपका सीपीयू का भी हो सकता है। अब तो कंफ्यूजन हो गया कि यार सीपीयू का रीडिंग कैसे हो गया है, तो ये रीडिंग सीपीयू का कैसे हो गया ये समझते हैं पहले, ठीक है। देखो रीडिंग तो ईएमएमसी का ही है, ये मान लीजिए सीपीयू है और ये मान लीजिए ईएमएमसी है, ये रीडिंग तो ईएमएमसी का है, आपने इस ईएमएमसी को निकालकर बाहर रख दिया, ठीक है, इस ईएमएमसी को निकालकर बाहर रख दिया। अब बाहर रख दिया तो अब आप या तो बाहर रखकर या फिर इसे रिबॉल कर लगा देते हो डायरेक्टली, बट डायरेक्ट रिबॉल कर लगाने से पहले आपको चेक करना है कि यहां से यहां तक सीपीयू से लेकर स्टोरेज तक 8 लाइन होती है डाटा की। अगर 8 में से एक भी लाइन मिसिंग रहा तो यही रीडिंग दिखाएगा आपको, एक भी लाइन मिसिंग रहा तो
रीडिंग क्या दिखाएगा। अब हो सकता है कि यार इधर से मिसिंग नहीं हो, ये वोल्ट ड्राई हो गया हो, इसका ये वोल्ट ड्राई हो गया हो। अब सीपीयू मांगेगा या अपनी गलती, सीपीयू अपनी गलती थोड़ी ना मानेगा, सीपीयू क्या बोलेगा, ईएमएमसी का फॉल्ट है, क्योंकि ये रीडिंग, ये लाइन किसके लिए, स्टोरेज के लिए। तो जब भी ईएमएमसी निकालते हो तो 8 लाइन कौन सी चेक करोगे, जीआर किस पर चेक करोगे, जो कि सीपीयू से कनेक्टेड है। इसके बाद में सीएमडी सीएलके लाइन होता है, उन पर जीआर चेक करना है, जो सीपीयू से यही लाइनें कनेक्टेड रहती है। इन लाइनों पर अगर जीआर ओके है तो आप ईएमएमसी रिबोल करके लगाओ, नहीं ईएमएमसी का हेल्थ चेक करो, फिर कंफर्म हम लोग ईएमएमसी पर है। बट अगर मान लीजिए आपने ये लाइन चेक नहीं की, आपने ईएमएमसी रिबोल करके लगा दी, सेम रीडिंग है, ईएमएमसी का हेल्थ भी चेक कर रहे हैं उसमें लगाकर, फिर भी हेल्थ ओके बता रहा है, फिर भी हम लोग सोच रहे हैं यार क्या चक्कर है, ईएमएमसी खराब भी है फिर भी ईएमएमसी सॉफ्टवेयर सही बता रहा है। क्यों सही बता रहा है, क्योंकि सीपीयू की तरफ से ये लाइन में कहीं न कहीं जीआर मिसिंग है, मतलब कि सीपीयू से ये बोल्ट ड्राइव हो गया है। अब सीपीयू से जब भी ये बोल्ट ड्राइव होगा तो किसका फॉल्ट बताएगा, ईएमएमसी का, और स्टक वाला रीडिंग आएगा आपके पास में, ठीक है। तो जब भी ईएमएमसी उठाओ, सीपीयू से जितनी लाइन कनेक्ट होती है ईएमएमसी की, उन पर क्या चेक करोगे, जीआर, जीआर चेक कर ही रिबोल कर वापस लगाओगे। 250 से 800 के बीच में मिलेगा आपको, कुछ भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मिसिंग रहा तो कोई भी नहीं आएगा। क्या रहेगा हमारे पास, ओएल, हाँ ओएल आया तो इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक की कनेक्टिविटी नहीं बन रही, और कनेक्टिविटी नहीं बन रही तो अब आपको क्या रिबोल करना पड़ेगा, साथ में सीपीयू भी रिबोल करना पड़ेगा। और सीपीयू जब हटाते हो तो एक बजर, एक पॉइंट यहां पर रखना मल्टीमीटर का, एक पॉइंट यहां पर रखना मल्टीमीटर का, और बजर आना चाहिए। अगर बजर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्लियर होगा कि ये वायर यहां से यहां तक का ओके है, तो फिर सीपीयू रिबोल कर लगाना आपको। ये प्रॉब्लम्स बहुत रियर होता है, मतलब कि 20 मोबाइलों में से एक मोबाइल में आएगा, बट एक में आएगा तो वो दिमाग खा जाएगा। बॉक्स अगर बंद हो रहा तो ईएमएमसी शॉर्ट है आपका। F64 वर्क्स में क्या है, एक नया प्रोटोकॉल ये लोग यूज कर रहे हैं। इस प्रोटोकॉल में क्या हो रहा है हमारे पास में कि बाकी दूसरे में नहीं था, अगर यहां पर आपने ईएमएमसी उल्टा लगा दिया या फिर आपने शॉर्ट लगा दिया ईएमएमसी, तो उस कंडीशन में बॉक्स की लाइट बंद होगी और थोड़ी देर बाद में वापस चालू होगा, वापस बंद होगा, वापस चालू होगा, वापस बंद होगा। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है BGA221 है या फिर BGA254 है, इनमें से एक ईएमएमसी है जो कि उल्टी लगानी पड़ती है हम लोगों को। जिस साइड में डॉट पॉइंट है ना, उस साइड नहीं कर उसे उल्टा लगाना पड़ता है उसमें, तब वो सपोर्ट करता है, और बाकी सब में डायरेक्ट सपोर्ट करता है ना। तो वो एक ईएमएमसी है, या फिर BGA221 है या फिर BGA254 है, इनमें से एक। हाँ 4-in-1 वाला उसमें लगाएंगे ना, उसी में ही बता रहा हूँ। 4-in-1 वाले में क्या है, उसमें एक डॉट पॉइंट दे रखा हम लोगों को, जिस साइड में डॉट पॉइंट दे रखा उस साइड में आईसी का डॉट पॉइंट नहीं करना है, उसको अपोजिट करना है डॉट पॉइंट, तब जाकर वो कनेक्ट होगी। इन दो में से एक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सा, क्योंकि मैं करता रहता हूँ, कई बार ये होता है, ये प्रॉब्लम आती है। तो है वो तो उसके लिए क्या बोलेंगे, आईएसपी नहीं, आईएसपी के अलावा मतलब ये डायोड जो एएमसी है उसको उसी पे लगा दो, उसके बाद हाँ वो सोल्डिंग करने वाला आ गया, वो उन्होंने निकाला कुछ अलग, मतलब कि इन्होंने F64 वालों ने नहीं निकाला, वो दूसरे ने निकाला कुछ ऐसा है। एक फ्लेक्स और अभी उसका निकाला है इन्होंने वर्जन 2 के नाम से, जो कि आपका आईएसपी के लिए है, वो आईएसपी के लिए, क्योंकि इनका आईएसपी पुराना वाला जो था ना वो काम नहीं करता था, कभी काम करता कभी काम नहीं करता था। तो हमें क्या है कि उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करना पड़ता था, और मॉडिफिकेशन के लिए इन लोगों ने रजिस्टर दिए हैं साथ में, तो वो निकाल कर ऐसा दूसरा रजिस्टर लगाना पड़ता था। बट अभी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इन्होंने वर्जन 2 एक पत्ता निकाल दिया, वो उससे आईएसपी कर सकते हो डायरेक्टली। और निकाल दिया, एक और मैंने देखा नहीं अभी, फिर उसका एक और निकाल दिया। इतनी बड़ी वो पत्ती दो निकाली थी, अब वो तार वाली और एक निकाली। एक बार मुझे फोटो भेजना कौन सा निकाला तो उसका मैं बता दूं। वो सी टाइप का कुछ आ गया एक्स्ट्रा, वो उसमें सी टाइप एक साइड से लगता है, एक साइड से आईएसपी लगता है। हाँ एक साइड से सी टाइप, वो तो पावर देने के लिए कनेक्ट किया उन लोगों ने। पावर जैसे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे ईएमएमसी उस पर डायरेक्ट लगा रहे हैं ना आईएसपी करने के लिए डायरेक्ट, तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक तो आईएसपी हम लोग मदरबोर्ड पर कर देते हैं, तो मदरबोर्ड पर तो कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ एक पत्ता वो जो ईएमएमसी उसके ऊपर पत्ते पर लगाते हैं, तो फिर उसमें टाइप सी के थ्रू हमें क्या देना पड़ेगा, 1.8 वोल्ट वो ये देना पड़ेगा वोल्टेज, वो नहीं एक बार मुझे फोटो भेजना, देखता हूँ मैं क्या, अभी मैं 5-7-10 8-10 दिन में मैंने देखा नहीं है, और 8-10 दिन में शायद आया होगा, फिर ये ऐसा ही होगा।
8-10 दिन में, क्योंकि अभी 8-10 दिन में ज्यादातर टाइम ऐसे निकल रहा है, कोई 1-2 दिन टाइम मिला बीच में तो उसमें कुछ मुझे और काम निकल गए, उस चक्कर में ऐसे निकल रहा है, देख ही नहीं पा रहे। तो ये समझ में आ गया यहाँ पर। और इसके बाद में देखो विद पावर दबाने पर अगर 10 से नीचे रीडिंग शो करता है तो ये सीपीयू का रीडिंग है, इस कंडीशन में सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास में लगभग एक 30-40 के आसपास रीडिंग जाकर ड्रॉप होता है, 30-40 के आसपास जाकर ड्रॉप होता है, तो भी वो सीपीयू का रीडिंग मानेंगे, क्योंकि वो रैम का रीडिंग होता है सीपीयू का, ठीक है। तो इसलिए यहां पर सीधा 50 तक लिख दिया, बट इसके बीच में आपको एक रीडिंग और मिलेगा, लगभग 17 या 20 के आसपास जाकर अगर ड्रॉप होता है रीडिंग तो क्रिस्टल चेक किया करो। लगभग 17 या 20 के आसपास जाकर अगर ड्रॉप हो रहा है ना रीडिंग, तो क्रिस्टल चेक करो, क्योंकि क्रिस्टल अगर फ्रीक्वेंसी नहीं देता है तब भी आपके पास में लगभग 17-18 के आसपास जाकर वोल्टेज ये रीडिंग ड्रॉप होता है। तो वो रीडिंग और आपको एक बार नोट कर लेना साथ में, ठीक है। तो ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में डाल देता हूं, ठीक है। इसमें मैंने समझा दिया, कुछ थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है तो आप लोगों को वो समझ लेना, ठीक है, ये चीज का। अब इसके अलावा हमारे पास में एक रीडिंग है डबल डेकर के लिए। डबल डेकर सीपीयू जिनमें भी हो, उनमें अगर रीडिंग आपका 250 के आसपास जाकर रीडिंग स्टक हो जाता है, अब 250 के आसपास जाकर स्टक हो जाता है तो सीपीयू के ऊपर जो रैम लगा उसका इश्यू है, आपको खाली रैम निकालकर रिवॉल्व करना है। अब रैम निकालकर कभी भी रिवॉल्व करना हो तो आप लोग हमेशा लो टेम्परेचर पर उतारें उसे, मतलब ये लगभग 330 या 340 मैक्सिमम, इससे ज्यादा हीट नहीं देना। अगर इससे ज्यादा हीट देकर अगर आप उतारने का भी ट्राई करोगे तो साथ में सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ेगा, बट 330 के आसपास टेम्परेचर पर उतारोगे तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा क्या है, ये रैम निकालने के बाद में, रैम आपने बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के बाद में अब डीसी का रीडिंग वापस चेक करो। अगर डीसी का रीडिंग वापस 250 के आसपास स्टक हो रहा है, मतलब कि सीपीयू रिस्पॉन्स दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, खाली रैम ही लगाना वापस से, ठीक है। और अगर रैम निकालने के बाद में आपका रीडिंग चला गया 2, 4, 5, 10 पर, ऐसा पावर बटन दबाने पर 2, 4, 5, 7, 2, 4, 5, 7 ऐसा हो रहा है, या फिर 30, 40, 30, 40 ऐसा हो रहा हो, तो इस कंडीशन में फिर आपको सीपीयू भी साथ में रिवॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कि सीपीयू का बोल्ट ड्राई हो गया नीचे से। तो डबल डेकर सीपीयू में इस तरीके से आपको समझना है। बाकी सब रीडिंग क्या रहेगी, लगभग सेम रहेगी, बाकी सब रीडिंग लगभग सेम रहती है। इसके अलावा आईफोन्स की एक रीडिंग डिफरेंट होती है, जो कि हम लोग आईफोन क्लास में ही समझ लेंगे, तो जिससे बेटर रहेगा, क्योंकि आईफोन्स को ऑन कर देखेंगे पहले क्या रीडिंग शो करता है और वो रीडिंग क्या है। एक रीडिंग है, बाकी सब रीडिंग सेम रहने वाली आईफोन्स की भी, बस एक रीडिंग आपको डिफरेंट मिलेगी, उससे आपको पता चलेगा। और वो रीडिंग क्या होता है, हम लोगों को पता कब चाहिए होती है आईफोन्स की, जब हमारे पास में बैटरी ड्रेन का इश्यूज आते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे तो आईफोन्स में क्या होता है कि कुछ मोबाइलों में, हालांकि नए वाले मोबाइलों में कम हो गया, पुराने मोबाइलों में ज्यादा दिक्कत आती थी। जैसे हम लोग नया भी बैटरी लगा दिया, बट बैटरी कितना चल रहा है, 2-3 घंटे चल रहा है, और मोबाइल आप पूरा देख लो, कहीं पर भी शॉर्टिंग आपको मोबाइल में नहीं मिलेगी। तो हम लोग उस डीसी रीडिंग से डिसाइड करेंगे, सीधा यूएसबी आईसी होता है, वो आईसी चेंज करना होता है उसमें सीधा, ठीक है। तो उसका एक रीडिंग लिखा दूंगा मैं आप लोगों को कि कौन सा रीडिंग से ये शो करेगा, वो आईफोन्स का क्लास लेगा उस टाइम कर लेंगे। तो अभी ये डीसी वाला समझ में आ गया, ये डीसी रीडिंग वाला, ठीक है। तो डीसी में हम लोग मोबाइल को ऑन करते हैं, तो ऑन करते टाइम हम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि भाई मुझे काम कहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर काम करना वो एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अब पावर बटन दबाने पर आपको आइडिया लग जाएगा। और ये सारी रीडिंग किसके लिए काम करेगी, ये कभी भी लोगो रिस्टार्ट के लिए काम नहीं करेगी। भाई लोगो रिस्टार्ट के लिए मुझे ऐसे मत भेजना सर ये डीसी रीडिंग दिखा रहा है बट मोबाइल लोगो रिस्टार्ट पर आ रहा है। लोगो रिस्टार्ट का मतलब कि डीसी रीडिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, लोगो आ गया, वहां पर काम खत्म हो गया डीसी का, मतलब कि आप लोगो रिस्टार्ट में डीसी रीडिंग नहीं, ओनली फॉर डेड मोबाइल में डीसी रीडिंग देखी जाती है, ठीक है, डेड मोबाइल में। और मोबाइल को ऑन होने के लिए क्या क्या जरूरत है, चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू, रैम और एएमएस स्टोरेज, ये 5 आईसीओ की जरूरत है मोबाइल को ऑन होने के लिए बस, ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई भी आईसी में कुछ भी फॉल्ट आ रहा हो तो पर्टिकुलर वो फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। हालांकि शॉर्टिंग होने पर मोबाइल डेड हो सकता है। शॉर्टिंग होने पर मोबाइल डेड क्यों हो सकता है, क्योंकि वीपीएच देखो बहुत सारी आईसीयू में जाता है। अब वो आईसी शॉर्ट हुई तो कौन सा वोल्टेज शॉर्ट हुआ, और वीपीएच शॉर्ट हुआ तो मोबाइल डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको उसमें देखना पड़ेगा, बाकी सब कंडीशंस में आपका मोबाइल डेड कंडीशन में डीसी आपको एक आइडिया दे देगा कि कहां पर हमें काम करना है। और काम हमें 2-3 जगह तो करना है, या तो चार्जिंग सेक्शन में करना है, या पावर सेक्शन में करना है, या सीपीयू पर करना है, या फिर स्टोरेज पर करना है। 4 में तो करना काम।
4 में से चार्जिंग का तो वैसे ही पता चल जाएगा, ऑटो एम पे ले रहा हूँ मतलब कि चार्जिंग सेक्शन में शॉर्टिंग है। पावर बटन दबाने के बाद में अगर ले रहा हो तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे CPU, eMMC या रैम में कहाँ पर काम करना आप लोगों को, ठीक है।